हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 1 में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात, यानी कि ये जो दिया है ABC, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इनका अनुपात ज्ञात करने से पहले हमें ये समझना होगा अनुपात होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा अनुपात होता क्या है, तब तक हम इसका अनुपात ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात होता क्या है। तो देखिए अनुपात का अर्थ होता है दो राशियों की तुलना करना, यानी दो मात्राओं की तुलना करना। अब कहिएगा ये दो राशियों की तुलना करने का मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब भी हम समझते हैं। देखिए इसका मतलब होता है एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितनी बड़ी या छोटी होती है। अब देखिए इतना भी नहीं समझ पाए तो आगे जब हम आप लोगों को इसको हल करके बताएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो आप समझते हैं अनुपात का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिए अनुपात का चिन्ह क्या होता है। अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह हमारा होता है इस तरह से। ये हमारा अनुपात का चिन्ह है। क्या है अनुपात का चिन्ह। जैसे देखिए प्लस का चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह, इसी तरह से ये घटाव का चिन्ह, ये गुना का चिन्ह इस तरह से होता है, इसी तरह से ये भाग का चिन्ह इस तरह से इसका चिन्ह होता है। ठीक इसी प्रकार अनुपात का चिन्ह ये है। ये हमारा क्या है अनुपात का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें समझिए, इसमें हमने यहाँ पर लिखा है 2:5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या 2 है तो 2, और यहाँ पे ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये हमने अभी समझाया आपको, ये अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर दिया है 5। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे 2:5। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे 3:6। क्या कहेंगे 3:6। तो अनुपात के बारे में आप लोग इतना समझ गए। अगर नहीं भी समझे तो आगे जब हम आप लोगों को प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर समझिए, अब समझिए इसमें कह रहा है ये जो दिया है ए में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पहले अनुपात, यहाँ पर लिख देना है अनुपात, इस तरह से लिख देंगे अनुपात, अनुपात बराबर। अब देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। कह रहा है एक साइकिल की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि हर एक घंटा। इसको हमें लिख देना इस तरह से, यहाँ पर लिखना है अंश के स्थान पे, इस तरह से लिख देना है 15 किलोमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे बट्टे में, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह ये हो गया बट्टे का चिन्ह, यानी कि भिन्न के रूप में लिख देना है। अब देखिए इतना की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यहाँ पर स्कूटर की गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब इसको समझिए हमने इस तरह से क्यों लिखा है। तो देखिए एक साइकिल की यहाँ पे गति दिया हुआ है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए पहले ये दिया हुआ है तो हम पहले इसको लिखेंगे, यानी कि अंश के स्थान पर ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये जो दिया हुआ ऊपर में 15 किलोमीटर इसको हम अंश कहते हैं। ये हमारा बट्टा का चिन्ह है इस तरह से, और इसको हम कहते हैं हर। इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो देखिए जो पहले दिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिया है, यहाँ पर हमें 15 किलोमीटर इससे पहले दिया है, 30 किलोमीटर से पहले दिया है साइकिल की गति। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, यानी कि ऊपर में लिख देंगे अंश के स्थान पे और बट्टे का चिन्ह और हर के स्थान पे। इनके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्कूटर की गति प्रति घंटा 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रति घंटा 30 किलोमीटर हर के स्थान पे। अब इसके बाद इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए ये कट रहा है, यहाँ पर भी भिन्न के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में है, तो इसे हम काट सकते हैं। 15 से काटेंगे, 15 एका 15 और 15 दूनी के 30। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है। तो 1/2 इसको हमें अनुपात में बदलना है। तो अनुपात में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए और इसको हम लिख देंगे। देखिए ये जो अंश के रूप में है इसको हम पहले ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, पहले लिख दिए, और यहाँ पे बट्टे का स्थान पे बट्टे को हटाएंगे तो यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अनुपात में बदलना है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और ये जो 2 है अब इसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यही हो गया 1:2, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें भी आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पर जो हम काटते हैं इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर रहता और यहाँ पे किलोमीटर रहता, तो सबसे पहले हम क्या करते इनके इकाई को बराबर करते, या तो इसको हम मीटर में बदल लेते दोनों को या किलोमीटर में दोनों को बदल लेते, इसके बाद हम काटते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दोनों का इकाई भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखिए दोनों का इकाई समान है यानी कि दोनों किलोमीटर में है, किलोमीटर में। अब कहिएगा यहाँ पर तो किलोमीटर सिर्फ दिया है, यहाँ पर ये एच कहाँ से आ गया। तो एच का मतलब होता है घंटा, अंग्रेजी में कहे तो आवर, HOUR, आवर मतलब होता है घंटा। इस तरह से हम लिखते हैं घंटा। तो देखिए घंटा को हमने इस तरह से एच लिख दिया शॉर्टकट में यहाँ पे।
प्रति घंटे का मतलब होता है हर एक घंटा, यहाँ इस तरह से हम लिख दें और यहाँ पर लिख दें एच, तो ये हो गया प्रति घंटा। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब हम इसी तरह से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिए यहाँ पे इसके दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अनुपात निकालना है इन दोनों का, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब आप लोग समझ गए हैं, हमने आपको क्या बताया है, एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितनी बड़ी या छोटी होती है वो आप लोगों को पता चलता है अनुपात के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 5 मीटर, तो पहले ये दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर को पहले लिख देंगे इस तरह से, और बट्टे में क्या करेंगे, अब इसके बाद वाली संख्या ये जो दिया है 10 किलोमीटर से, तो 10 किलोमीटर को लिख देंगे, 10 किलोमीटर को। अब देखिए इसकी इकाई देखें तो अलग अलग है, यहाँ पर देखिए ये 5 मीटर में है और ये 10 किलोमीटर में है, तो या तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे दोनों को, या फिर किलोमीटर में दोनों को बदलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 5 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम किलोमीटर को जो मीटर में बदलेंगे तो आसान होगा, इसको हम अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को मीटर में बदल लेते हैं। ये मीटर में पहले से है तो इसको भी हमें मीटर में बदलना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये आप लोगों को याद कर लेना है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर लिख देंगे और इसको हमें मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 गुने 1000, 1000 ये मीटर में हो गया। अब यहाँ पर किलोमीटर में था, हमने इसको मीटर में बदला है, तो मीटर में बदला है तो यहाँ पे इस तरह से, सॉरी 10,000 नहीं 1000 लिखना है, यहाँ पे हम 10,000 लिख दिया, 10 गुने 1000। अब 10 गुने 1000 क्यों लिखा है, तो आप लोगों को हमने बताया अभी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, 10 गुने 1000 यानी कि 10,000, तो हम यहाँ पर लिख दें 10 गुने 1000। अब इसमें देखिए हम इसको हम काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एका 5, 5 दूनी के 10, 2 बार में कट गया 10। अब इसके बाद कटने वाला है नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1, ये जो दिया हुआ है 1 को लिख देंगे पहले, और इसके बाद बट्टे में यहाँ पे देखिए 2 है और गुने में ये 1000 दिया हुआ है, तो 2 गुने 1000 कितना हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो लिख देंगे 2000 इस तरह से। और इसको हमें अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ऊपर वाले को लिख देते हैं, अंश के रूप में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और बट्टे के स्थान पे हमें अनुपात में बदलना है तो अनुपात लिख देंगे, और ये 2000 है तो 2000 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका अनुपात, ये अनुपात निकल चुका है इसका। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी में जो दिया है इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए इसका भी इकाई देखें तो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ये जो 50 दिया है ये पैसे में है, और ये 5 रुपये में दिया है, ये हमारा रुपया का चिन्ह दिया हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो लिखेंगे अनुपात बराबर 50 पैसे, पहले ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 50 पैसे, इस तरह से लिख देंगे 50 पैसे, और बट्टे में इसका हमें निकालना है इससे अनुपात। तो देखिए 5 रुपया दिया हुआ है, ये हमारा 5 रुपया दिया है, 5 रुपये, इस तरह से रुपये में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रुपये को जो है पैसे में बदल लेना है, इससे आसानी होगी। इसको जब हम रुपया में बदलेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको पैसे में बदल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर लिख देंगे बराबर में, यहाँ पर 50 पैसे हैं तो लिख देंगे 50 पैसे, और इसको हमें बदल देना है पैसे में, ये 5 रुपया है, 5 गुने, देखिए 1 रुपया में जो है 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, याद रखना है 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पे 5 रुपये है तो कितने पैसे हो जाएंगे, 100 गुने 5 यानी कि 500 पैसे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने में 100, 5 गुने में 100 पैसे, इस तरह से लिख देना है पैसे। अब यहाँ पर देखिए 5 को हम 100 से गुना करेंगे तो 500 पैसे हो गया, यानी कि 5 रुपया हो गया, रुपया में कहे तो 5 रुपया और पैसे में कहे तो 500 पैसे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसे। अब हम पैसे में जब दोनों को बदल दिए, यहाँ पे देखिए ये भी पैसे में ये भी पैसे में, तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 50 से काटेंगे तो 50 से का 50 और 50 दूनी के 100, 2 बार में 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अनुपात में, यहाँ पे देखिए बट्टे के रूप में क्या है, ये 1 है तो 1, और बट्टे में ये 2 है तो 2, और यहाँ पे इधर 5 है, ये दोनों आपस में गुना में है, 5 दूनी के 10 हो जाएंगे, 1 बट्टे में 10, और इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 1 है, पहले अंश के रूप में 1 है, इसको हम पहले लिखेंगे, बट्टे का स्थान पर अब अनुपात में बदलना है तो अनुपात लिख दीजिए, और ये 10 है तो 10 लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर, 1:10। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 ये देखिए, ये आपके बुक से ही लिखे हैं, जितने भी प्रश्न है आपके बुक में उन्हीं को हम कॉपी में लिख लेते हैं और इसके बाद आगे आप लोग हम समझाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, ये अपने मन से कोई भी प्रश्न नहीं उतारते हैं, ये प्रश्नावली 7.1 में
प्रश्न 1 को हमने समझा दिया और प्रश्न 2 जो ये दिया हुआ है इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इससे आगे आप लोग को हम समझा रहे हैं। तो प्रश्न 2 को समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को, यानी कि ये जो अनुपात में दिया हुआ है ए बी, निम्नलिखित यानी कि नीचे जो दिया हुआ है ए और बी में अनुपात के रूप में 3:4 और 2:3, इनको हमें कह रहा है प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, तो परिवर्तित हमें करना यानी कि बदलना है। इनको हमें ये जो अनुपात के रूप में दिया है इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए प्रश्न 1 में हमें अनुपात में बदलना था और इसमें देखिए पहले से ही अनुपात में दिया हुआ है और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब समझिए। देखिए प्रति, ये जो प्रति है, प्रति और ये हो गया शत, इनको दो भागों में इस तरह से बांटेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक, और शत, शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में से। तो हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले भिन्न के रूप में बदल लेना है। भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए ये है 3, तो इसको हम पहले लिख देंगे, पहले 3 है तो पहले लिखेंगे 3 को, और अनुपात के स्थान पे हमें क्या करना है, बट्टे लिखना है, बट्टे का चिन्ह देना इस तरह से, और यहाँ पे इसके बाद देखिए ये संख्या 4 है, इसको हर के रूप में लिख देंगे और इसको हमें गुना कर देना है 100 से। जब भी प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 100 में से हमें क्या करना है, इनको निकालना है। ये जो दिया हुआ है 3:4, ये 100% में से कितने प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ज्ञात हो जाएगा अब इस तरह से। देखिए 4 से हम काटेंगे इसको, तो 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 25 बार में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, ये दोनों आपस में गुना हुआ, 3 गुने 25। यहाँ पर देखिए कोना कोने या फिर बट्टे के रूप में इस तरह से कटता है और सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। और यहाँ पर देखिए इसमें बचा हुआ है 25 और यहाँ बचा है 3, तो 3 को हम 25 से गुना करेंगे तो 25 दिया क्या 75, और ये हमारा प्रतिशत में हो गया 75%। देखिए ये जो 3:4 है, प्रतिशत में ये कितना है, 75% है। तो जैसे हमें देखिए मार्क्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 500 मार्क का एग्जाम होता है, 500 मार्क का एग्जाम होता है आप लोगों का, और उसमें आप लोगों को मान लीजिए 300 अंक मिलता है, 500 अंक में से 300 अंक मिलता है। तो इसको अगर कहे प्रतिशत में निकालने के लिए तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये अंश के रूप में लिख देंगे। जितना मार्क्स आया हुआ है यानी कि जितना अंक आया है उसको हम लिखते हैं अंश के रूप में, और यहाँ पे भिन्न के रूप में इस तरह से बट्टे के रूप में बदलेंगे, और हर के रूप में क्या लिखेंगे, तो जितने में से आया हुआ है, जितने अंक में से आया हुआ है मार्क्स आपको 300, तो यहाँ पे 500 में से आया है तो 500 को लिख देते हैं, और हमें प्रतिशत में इनको बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। इस तरह से 100 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, और यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे इनको, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, और यहाँ पर 2 बार में 10, और ये शून्य है तो शून्य उतार देंगे। यहाँ पर 20 दिया के 60, यानी कि 60% हो गया। अगर आप लोगों को मान लीजिए 500 अंक का एग्जाम होता है और उसमें से 300 अंक मिलते हैं तो प्रतिशत में आपको आ गया 60%। ठीक इसी प्रकार इनको भी प्रतिशत में हमने इस तरह से बदल लिया, और इसको अब प्रतिशत में बदलना है। लिख देंगे प्रतिशत, यहाँ पे लिख देना प्रतिशत, प्रतिशत बराबर यहाँ पे 100%। देखिए 100% से गुना किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 में से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 है, 2 को अंश के स्थान पे लिखेंगे और हर के स्थान पे लिखेंगे 3 को, और ये यहाँ पे ये अनुपात दिया हुआ था, इसके जगह पर हमने बट्टा इस तरह से दिया हुआ है, और इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब इसमें देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कटने वाला होगा उसको हम काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए 3 से ये 100 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 तिया के 9, 1 0 बचा रह जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, सामने सामने आप लोग को पता इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए 3 को हम 1 से गुना करेंगे और इनके सामने 100 है तो 2 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200, और बट्टे में ये 3 है तो 3, इस तरह से हो गया। 200 बट्टे में 3 आया हुआ है, और ये प्रतिशत में हो गया, ये प्रतिशत में। और यहाँ पर देखिए इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए ये पूर्णांक के रूप में आ जाएंगे। 3 से काटेंगे 200 में, 3 से हम 200 में भाग दे देते इस तरह से। जब भाग देंगे तो देखिए 3 छक्के 18, 6 बार में 18, इसमें बच गया। देखिए 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2, और ये शून्य तो शून्य, 3 छक्के 18, 6 बार में 18, अब इसमें बच गया 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पूर्णांक के रूप में 2 तरीका से पढ़ सकते हैं, या तो 66.2/3 या फिर कहे 66 सही 2/3, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे 66.2/3, 66.2/3, इस तरह से हम लिखते हैं, और ये प्रतिशत में हो गया।
इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो आगे कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में कह क्या रहा है। मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को समझिए। प्रश्न 3 में कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से, टोटल विद्यार्थियों कितना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 25, यानी कि कुल 25 विद्यार्थी है, जिसमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी पसंद करते हैं। गणित विषय को क्या करते हैं, 72% विद्यार्थी पसंद करते हैं 25 में से। तो आगे कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, यानी कि गणित विषय को कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए ये प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत में ही हमें निकालना है। तो आप लोग को हमने बताया हुआ है। देखिए ये जो 72% विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं 25 में से, तो ये 72% कितने प्रतिशत में से 72% पसंद कर रहे हैं, तो ये 100% में से 72% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित विषय को पसंद करते हैं, यानी कि गणित विषय में इनका रुचि है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इन्हीं को प्रतिशत में लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे हल में हम लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, गणित में रुचि रखने वाले, में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत लिख देंगे। इसमें कितना प्रतिशत पसंद कर रहे हैं, 72%। 72% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित में रुचि रखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो देखिए ये जो 72% विद्यार्थी जो है पसंद कर रहे हैं, यानी कि इनका रुचि है गणित में, तो कितने प्रतिशत का नहीं है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है ये जो 72% रुचि रखते हैं गणित में, ये 100 में से रख रहे हैं। तो 100 में से हम 72% को घटा देंगे। 100% में से हम क्या करेंगे, 72% विद्यार्थी को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसका हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अगर कहता, अगर संख्या में निकालने के लिए कहता तो फिर इसका जरूरत पड़ता। आगे हम आप लोगों को समझाएंगे, पहले इसको हल कर लीजिए। 100% में से 72% को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 28%। 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अगर यही संख्या में कहता, ये देखिए ये प्रतिशत में कह रहा है, तो हम 100% में से 72% को घटा दिए तो हमें पता चल गया। अगर यही कहता 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो संख्या में बताने के लिए कहता तो हम क्या करते हैं, 25 का, यहाँ पे हम इसमें लिखना नहीं, आप लोगों को समझा रहे इसको, यहाँ पे 25 का कर देते 72%। और यहाँ पे संख्या में निकालना होता है तो इस तरह से हम निकालते 25 का मतलब गुना 72% है। तो हम प्रतिशत से हम इसको बाहर करेंगे तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। अब इसको हम काटेंगे, देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अब इसमें देखिए 4 से काटेंगे तो 18 चौके 72, 18 बार में, यानी कि देखिए 18 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पसंद कर रहे हैं गणित को, यानी कि गणित में रुचि रख रहे हैं। तो बाकी जो बच गया 25 में से 18 को घटा देंगे तो 7 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसमें रुचि नहीं रखते हैं गणित में। तो इस तरह से हम हल कर सकते थे, लेकिन ये हमें नहीं कह रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा प्रतिशत में निकालने के लिए। तो प्रतिशत में यही हो गया इसका आंसर, 28% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए। कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, कितने मैच खेले वो हमें नहीं पता है, तो कुल वो जितने भी मैच खेले होंगे, हो सकता है 20 खेला हो, 25 खेला हो, 30 खेला हो, जितना भी मैच खेला होगा, उनमें से 10 में जीत हासिल की। उसने क्या किया, 10 मैच में जीत हासिल किया। और प्रतिशत में देखे तो उनकी प्रतिशत कितना है, 40%। संख्या में देखे तो 10 मैच में उसने जीत हासिल किया है, और प्रतिशत में कहे तो ये 40% मैच में क्या कर रहा है, जीत हासिल कर रहा है। तो कह रहा है उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल कितने मैच खेले वो तो हमें पता नहीं है, और जब नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए मैच बराबर एक्स है। यहाँ पर हल में लिख देंगे, नहीं पता रहता है तो हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि
कि फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए गए मैच बराबर एक्स है। मान लेते हैं एक्स है। कुल कितने मैच खेल रहे हैं? एक्स मैच खेल रहे हैं। हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने भी मैच खेले, कितने मैच खेले वो हमें नहीं पता है तो हम एक्स माने हैं, तो एक्स का यहाँ पे देखिए एक्स का उसने प्रतिशत में देखे तो 40% मैच क्या कर रहा है? जीत हासिल कर रहा है। यहाँ पे कुल जितने भी मैच खेल रहे हैं यानी कि कुल को हम एक्स मान लें तो एक्स का जो है 40% मैच क्या कर रहे हैं? जीत हासिल कर रहे हैं 40%। और संख्या में देखे तो 10 मैच में वो जीत हासिल कर रहे हैं, तो संख्या में लिख देंगे बराबर में 10 मैच में वो जीत हासिल कर रहे हैं। और इसको जब ये समीकरण बन गया और इसको जब हल करेंगे तो उत्तर पता चल जाएगा कि वो टीम जो है कुल कितने मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए, या इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में से जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है? गुना होता है। 40 है तो 40, और इसको हम प्रतिशत से बाहर करेंगे, प्रतिशत से बाहर करेंगे तो 40 और प्रतिशत की जगह पर बट्टे में हो जाएंगे 100। और इसके बाद बराबर में यहाँ पे दिया है 10 तो लिख देंगे 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक्स निकालना होता है हमें। एक्स हमें माने हैं कुल कितने मैच खेल रहे हैं तो वो एक्स मैच खेल रहे हैं, और ये एक्स हमें नहीं पता है तो हमें एक्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स को रहने देंगे इन साइड और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। बराबर के उन साइड जब ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 10 है तो 10 को पहले लिख देते हैं, और ये भी गुना में है 40 बट्टे में 100। तो बराबर के जब उन साइड जाएगा तो ये क्या होगा? बदल जाएगा। देखिए ये 100 जो है हर के रूप में है तो ये अंश के रूप में आ जाएंगे, और ये जो है 40 अंश के रूप में तो ये हर के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 100 है हर के रूप में, इसको हम गुना में, ये गुना का चिन्ह वैसे ही रहेगा बराबर को उन साइड जाएगा तो, और ये बदल जाएंगे, 100 ऊपर चले जाएंगे और ये 40 नीचे आ जाएंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए 10 से काटेंगे, 10 चौके 40, 4 बार में 40, फिर इस 4 से हम 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए ये 25, यही 25 बचा हुआ है सिर्फ, और बाकी कट गया है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये जो x है x बराबर कितना निकला है? 25 निकला है। तो यहाँ पर देखिए ये x बराबर, हम x किसको माने हैं? x माने हम फुटबॉल टीम द्वारा कुल खेले गए मैच को। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें पूछ रहा था हमें उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो हम कहेंगे उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? एक्स बराबर 25 निकला है तो हम कहेंगे उस टीम ने कुल 25 मैच खेले, जिसमें से वो 10 मैच क्या कर रहे हैं? जीत हासिल कर रहे हैं। और प्रतिशत में देखें तो 40% मैच में जीत हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देना, यहाँ पर लिख देना है अतः, अतः उस टीम ने कुल 25 मैच खेले, कुल 25 मैच खेले। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, ये रुपया का चिन्ह है, रुपया 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 5 में कह क्या रहा है? कह रहा है यदि चमेली के पास, चमेली नाम की एक लड़की है जिनके पास अपने धन का 75% क्या कर रही है? खर्च कर रही है। तो खर्च करने के बाद उनके पास रुपया में बच रहा है 600 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है उसके पास शुरू में, यानी कि शुरू में कितने रुपए थे जिसमें से उसने 75% खर्च किया है तो उनके पास 600 रुपया बचा है। तो देखिए शुरू में हमें पता नहीं है कितना था। जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। जब नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं? एक्स मानते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे। माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे, एक्स रुपये थे। इस तरह से हम एक्स मान लेंगे, या फिर इस तरह से भी लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे शुरू में रुपये बराबर एक्स थे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए माना कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपये थे, जब नहीं पता था तो हम एक्स मान लिए हैं। आगे देखिए इसमें से क्या कह रहा है? कह रहा है चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे हैं, यानी कि ये 75% क्या कर रहे? धन खर्च कर रहे थे। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चमेली द्वारा खर्च किए गए धन का प्रतिशत, प्रतिशत में 75% ये धन खर्च कर रहे हैं। चमेली द्वारा खर्च किया गया धन का प्रतिशत, किया गया धन का प्रतिशत
कितना प्रतिशत ये धन खर्च कर रहे हैं? 75%। 75%। तो इनके पास यहाँ पर प्रतिशत में कितना प्रतिशत बचेंगे? तो आप लोग को हमने बता दिया है 100% में से जो है ये 75% खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे 100% में से 75% खर्च कर रहे हैं, तो ये इनके पास कितना बच रहे हैं प्रतिशत में? यहाँ पे लिखेंगे चमेली के पास बचे धन का प्रतिशत। चमेली के पास बचे धन का प्रतिशत। धन का प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हम? ये 100% में से हम क्या करेंगे? 75% को घटा देंगे। 100% में से 75% को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 100 में से 75 को घटाएगा तो 25% जो है इनके पास धन बचता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? हमने एक्स माना है, तो मान लेते हैं कि शुरू में एक्स रुपया था। शुरू में हमने एक्स रुपया मान लिया, तो एक्स का ये जो है 75% धन क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। एक्स का 75% धन, सॉरी यहाँ पर खर्च करने के बाद इनके पास कितना बचता है? एक्स का 75% धन खर्च करने के बाद इनके पास बचता है 25%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25% बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 600 रुपया हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर में रुपया में देखें तो 600 रुपया बच रहा है। यहाँ पे बचा हुआ रुपया को लिख रहे हैं। यहाँ पर समझिए इनको, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो हमने यहाँ पे एक्स रुपया माना है। माना है कि चमेली के पास शुरू में एक्स रुपए थे, तो एक्स का जो है ये 75% खर्च कर देता है, तो इनके पास प्रतिशत में 25% बचता है। तो एक्स का 25% बराबर रुपया में कितना बचता है? 600 रुपया बचता है। तो 600 लिख दिए हैं। अब इसको जब हल करेंगे ये जो समीकरण, तो हमें पता चल जाएगा इनके पास शुरू में कितने रुपए थे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मतलब होता है गुना, यहाँ पे या का चिन्ह लगा देना है या फिर या इस तरह से लिख देना है। प्रतिशत में है, यहाँ पे इसको प्रतिशत से जब बाहर करेंगे तो बट्टे में लगा देंगे 100 बराबर में 600। अब इसके बाद फिर से लिखेंगे या एक्स का मतलब गुना, यहाँ पे गुना में लिखना था, यहाँ पे गुना देना एक्स गुने 25/100। तो हम क्या करते हैं? इनको बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर लिखेंगे, देखिए 600 है, 600 को लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे? बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये गुना में क्या हो जाएंगे? देखिए इनको हम पलट देंगे, इनको बराबर के उन साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा। 100 ऊपर और 25 नीचे। 100 हो जाएंगे ऊपर और ये 25 नीचे हो जाएंगे। देखिए ये बराबर के 600 इधर है, बायां पक्ष में देखें तो एक्स गुने 25/100 और दायां पक्ष में देखें तो 600। यहाँ पर हम देखिए एक्स रहने दिए हैं बायां पक्ष में और इनको जो है दायां पक्ष में लेके चले गए, 600 के साथ लेके चले गए। यहाँ पर हम क्या किए? इसको पलट दिए, पलट दिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे या एक्स बराबर, देखिए इसमें कट रहा है तो काटिए, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 बार में 100 हो गया। यहाँ पे 100 कट गया, तो यहाँ पर हम लिखे 600 को गुना कर देंगे 4 से, सामने सामने गुना होता है। 600 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24 और यहाँ पे 2 शून्य तो 2 शून्य डाल देंगे। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर निकला है 2400 और एक्स क्या माने हैं हम? चमेली के पास शुरू में धन को माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें यही पूछ रहा था, कह रहा था शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिख देंगे चमेली के पास शुरू में, चमेली के पास शुरू में एक्स बराबर निकला है 2400, तो यहाँ पे 2400 रुपये थे, 2400 रुपये थे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना उसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। आगे कह रहा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी शहर में, यानी कि कोई एक शहर है जिसमें 60% व्यक्ति क्या कर रहे हैं? क्रिकेट को पसंद करें। प्रतिशत में 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% जो है व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करते हैं और शेष अन्य यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल के अलावे जो खेल है उनको पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, देखिए 100% में जो है 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो 60, 30, 90% ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे 100 में से 90 को हटा देंगे तो 10% व्यक्ति जो है अन्य खेल को पसंद करते हैं। आगे समझिए, इसको हम आगे हल करेंगे, पहले इससे आगे प्रश्न को समझिए। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल में पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है
कि यहाँ पे कुल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति कितना है, 50 लाख है, जिसमें से यहाँ पे देखिए प्रतिशत में देखें तो 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो इन्हीं को हमें संख्या में बताना है कि 60% जो है पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को, तो संख्या में बताना है कि यहाँ पे कितना व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो इन्हीं को संख्या में हमें बताना है कि कितना व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं 50 लाख में से, और बाकी अन्य को भी बताना है, ये सभी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिशत में इनको निकाल लेते हैं, इसके बाद हम संख्या में निकालेंगे इनका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत कितना है, 60%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, प्रतिशत पहले हमें निकालना है, व्यक्तियों का प्रतिशत, इस तरह से लिख देना है। प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 60% व्यक्ति, यहाँ पे लिख देंगे 60% व्यक्ति। अब देखिए 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, फुटबॉल को पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले डायरेक्ट लिख दीजिए, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 30% है, 30%। अब इसके बाद देखिए अन्य हमें निकालना है, अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएंगे, तो देखिए 100% टोटल आप लोग, हमने आपको बताया हुआ है, इनसे पहले भी प्रश्न में बता चुके हैं, 100% में से जो है क्रिकेट को 60% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों को जोड़ लेना है और 100 में से घटा देना है, 100% में से, या तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ऐसे घटाइए यहाँ पे 60% व्यक्ति को और यहाँ पे 30% व्यक्ति को, इस तरह से भी घटा सकते हैं, घटाओ का चिन्ह लगाना है, 30% व्यक्ति को ऐसे भी घटा सकते हैं। इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दोनों, देखिए दोनों सेम जाति का है, यहाँ पे इनके आगे भी 30 के आगे भी माइनस चिन्ह और इनके आगे भी माइनस चिन्ह, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे जोड़ लेंगे। अगर उस तरह से नहीं समझ आता तो हम इस तरह से एक स्टेप कर सकते थे, यहाँ पर हम लिख देंगे 60, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, प्रतिशत में है, प्रतिशत में, और ये प्लस में हो जाएंगे 30%। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस तरह से हम क्या करते हैं 100% में से जो है इन दोनों को जोड़ करके घटा लेते हैं, लेकिन ऐसे में हो सकता है आपको नहीं समझ आता, तो इसलिए हमने समझा दिया 100% में से इन दोनों को घटा देना है। यहाँ पर हमने घटाओ का चिन्ह लगा करके घटाया। यहाँ पर देखिए 100% में से हम घटाएंगे इनको, देखिए इन दोनों को जोड़ लेना है, 60 30 90%, 90%। तो देखिए 100 में से हम 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10%। तो 10% व्यक्ति जो है अन्य खेल को पसंद करते हैं, हमें पता चल चुका, यही पूछ रहा था, कह रहा था कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो हमें पता चल चुका अन्य खेल को 10% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं। अब हमें आगे क्या करना है, संख्याओं में निकालना है। अभी देखिए प्रतिशत में हमें पता है कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं 50 लाख में से। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कितना व्यक्ति जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं 50 लाख में से। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे, अब संख्या में हमें निकालना, लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत यहाँ पे लिखे थे, अब यहाँ पे लिखना है क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, देखिए 50 लाख में से, 50 लाख का 50 लाख का इकाई दहाई सैकड़ा, कितना शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 50 लाख हो गया, 5 पे है तो 50 लाख का 60% व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 60% व्यक्ति। तो हमें संख्या में निकालना है, तो देखिए संख्या में कैसे निकालेंगे, 50 लाख को ऐसे ही लिख देंगे, 3 4 5 6 शून्य, और का मतलब गुना, और इसको हमें प्रतिशत से बाहर करना है, संख्या में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 60 है तो 60, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में लिख देंगे उनके बदले 100। अब इसको हम काटेंगे, देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य इसमें से काट दीजिए, इसमें कितना शून्य बच गया, देखिए अब सामने सामने गुना होता है तो संख्या को पहले गुना कर लीजिए, ये 5 से 6 को गुना कर लीजिए, 5 6 के कितना होता है, 30 हो जाता है। और इसमें से देखिए यहाँ पे 5 को हम 6 से गुना किया और ये शून्य जो बचा है उसी को हम यहाँ पे उतार देंगे, शून्य वाले जब भी संख्या रहे तो इसी तरह से आप लोगों को गुना कर लेना, इससे क्या होता है, आसानी हो जाता है। 5 को हमने इससे 6 से गुना किया तो 5 6 के 30 हो गया, और 30 पर देखिए ये शून्य बचा हुआ तो ये शून्य पहले एक बार डाल देंगे, और इसमें कितना शून्य बचा हुआ है, 1 2 3 4, ये 2 शून्य तो कट चुका है इससे,
ये शून्य से ये शून्य कट चुका है 2 शून्य, इसमें बचा है 4 शून्य, तो 4 शून्य उतार देंगे। 1 2 3 4 शून्य। इसमें देखिए यहाँ पे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 30 लाख हो गई, ये 30 लाख में हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएंगे, फुटबॉल यहाँ पर 50 लाख में से कितना पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल 50 लाख, पहले लिख देते हैं 3 4 5 6 शून्य का कितना प्रतिशत कर रहे हैं, 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, 30%। इसको भी हल कर लेंगे इसी तरह से, लिखेंगे यहाँ पे 50 लाख 3 4 5 6 शून्य, 50 लाख का मतलब गुना बाहर करना प्रतिशत से, तो 30 बट्टे में प्रतिशत का स्थान पे 100। अब देखिए इसमें से भी 2 शून्य इस तरह से काट देंगे, यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए इसमें भी गुना कर लेना है, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया हो जाता है 15, और इसमें देखिए ये शून्य बचा हुआ था, तो ये शून्य यहाँ पर उतार दीजिए, और इसमें कितना शून्य बच जाता है, 1 2 3 4 शून्य, 2 शून्य कट चुका है ये 2 शून्य, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 शून्य उतार लेंगे, 1 2 3 4 शून्य, ये हो गया 15 लाख। 15 लाख व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे अन्य खेल को देखिए कितना पसंद कर रहे हैं, लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अन्य खेल देखिए 10% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर कितना में से 50 लाख में से, 50 लाख में से 3 4 5 6 शून्य का 10% व्यक्ति अन्य खेल को पसंद कर रहे हैं, तो हमें संख्या में बताना है, संख्या में हम क्या लिखेंगे 50 लाख 2 3 4 5 6 शून्य, और का मतलब गुना 10 और बटे में 100, प्रतिशत से इसको बाहर कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य इस तरह से काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, देखिए 10 को ये जो 10 बचा है 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे के 50, अब इसमें शून्य बचा नहीं है, 10 से डायरेक्ट 5 को गुना किया 10 पंचे 50, सिर्फ इसमें बचा हुआ है शून्य, कितना शून्य बचा है 1 2 3 4 शून्य, 4 शून्य उतार लेंगे, 1 2 3 4 शून्य, ये 5 लाख हो गया। तो देखिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गया यहाँ पे 30 लाख, 15 लाख व्यक्ति जो है फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, और 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल को पसंद कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 50 लाख व्यक्ति हो जाते हैं, 30 15 45 अब 5 50 लाख। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 7.1 खत्म हो चुका है। चलिए अब हम इसी तरह से प्रश्नावली 7.2 के अब प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्नों को समझने से पहले इस प्रश्न में कुछ शब्द दिया है जिसके बारे में आप लोगों को समझना है। जब हम उस शब्द का मतलब समझ लेते हैं तो प्रश्न को हल करने में हमें आसानी हो जाएगी। अब वो शब्द है कौन सा, तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये जो दिया हुआ है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमें समझना है। इसके बाद देखिए इसी तरह से यहाँ पे दिया है बट्टा, अब ये बट्टा क्या होता है इसके बारे में समझना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए शब्द दिया हुआ है बिक्री कर, अब ये बिक्री कर क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हमें क्या करना है पहले समझ लेना है। जब इन सभी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्या होती है। देखिए वह कीमत जो वस्तु पर लिखी या बोल सकते हैं छपी होती है वो हमारा अंकित मूल्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं, यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए वह कीमत जो वस्तु पर लिखी या छपी होती है वह कीमत। जैसे यहाँ पर देखिए कोई वस्तु ले लिए और इस पर देखिए तो कीमत, यहाँ पर देखिए कीमत यानी कि MRP देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25 रुपये, और ये जो 25 रुपया दिया गया है ये हमारा इसका अंकित मूल्य हो गया। ये जो वस्तु दिया है ये हमारा क्या है व्हाइटनर है एक, और इस वस्तु में देखें तो इसका MRP यहाँ पर दिया 25 रुपये, ये जो 25 रुपया दिया ये क्या हो गया इसका अंकित मूल्य हो गया। तो आप लोग समझ गए अंकित मूल्य क्या होता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण में लिख देंगे हम 25 रुपया। इसी तरह से मान लीजिए कि एक कपड़ा है और उसका कीमत जो है मान लेते हैं 100 रुपया है, उस कपड़े का कीमत है कितना 100 रुपया, तो वो जो 100 रुपया है ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, ये क्या हो गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप लोग समझ गए। इसी तरह से हम समझते हैं बट्टा क्या होता है। बट्टा, अब देखिए डिस्काउंट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। किसी वस्तु के, मान लेते हैं एक कपड़ा है वस्तु में, मान लेते हैं कि यही कपड़ा है एक और उसका कीमत दिया हुआ है 100 रुपया, ये जो कपड़ा का कीमत दिया है ये क्या है अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। इस मूल्य पर ये जो अंकित मूल्य है 100 रुपया, या फिर कह सकते हैं ये जो वस्तु दिया है ये हमारा क्या था व्हाइटनर था, और व्हाइटनर का ये जो MRP दिया हुआ था यानी कि ये जो दिया हुआ था अंकित मूल्य, उस पर जो हमें छूट मिलता है वो हमारा क्या कहलाती है बट्टा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं ये हमारा 100 रुपया दिया है, कपड़े का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया है, ये हमारा कपड़े का अंकित मूल्य हो गया। और इस पर मान लेते हैं कि हमें 5% क्या मिल रहा है बट्टा मिल रहा है, 5% मान लेते हैं इस पर हमें बट्टा मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे 100 का 5%, 100 का 5% हम निकालेंगे।
यहाँ पे रुपया में निकाल लेते हैं। देखिए 100 का 5% का मतलब क्या हो गया, इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। 100 का 5%, 100 का मतलब होता है गुना, और 5%, प्रतिशत से इसको जब बाहर करेंगे तो क्या करेंगे 5, और बट्टे में प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 100 बट्टे में। जब देखिए प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत से जब बाहर करना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 100 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये 5। ये जो 5 रुपये बचा ये हमारा क्या हो गया, इसका बट्टा हो गया। यहाँ पे 100 रुपया पर क्या हो गया 5 रुपया बट्टा, यानी कि इसका कीमत क्या हो गया 105 रुपया हो गया। ये हमारा अंकित मूल्य पर दी गई छूट, सॉरी एक यहाँ पे 95 रुपया हो जाएंगे, इसमें घट जाएंगे। यहाँ पर ये जो 5 रुपये बट्टा मिल रहा है यानी कि छूट मिल रहा है, तो 100 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 रुपये घटाएंगे, 100 रुपये में से हम 5 रुपये घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 95 रुपये। यानी कि ये हमारा कपड़ा जो है 100 रुपये का कपड़ा में अगर 5% बट्टा मिलता है तो हमें 95 रुपये में मिल जाएंगे वो कपड़ा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए बट्टा। अब हम समझते हैं क्रय मूल्य क्या होती है। देखिए क्रय मूल्य दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च क्रय मूल्य कहलाती है। इसमें आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आया होगा तो समझिए। दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य, देखिए ये आप लोगों के लिए नहीं, ये दुकानदार के लिए है। दुकानदार जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उस पर ऊपरी खर्च जैसे मान लीजिए कोई वस्तु में मान लेते हैं कि एक मोबाइल खरीद रहा है, मोबाइल का मान लीजिए कीमत है 1000 रुपया। मान लेते हैं कि एक मोबाइल जो है सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहा है दुकानदार, और उस पर ऊपरी खर्च का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि उस मोबाइल का डिस्प्ले क्या है खराब है, तो उसमें उसका ऊपरी खर्च डिस्प्ले बदलवाने में 500 रुपये उसको लग जाता है। उसमें कितना रुपया लग जाता है इनको, दुकानदार को 500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इनकी कीमत क्या हो गया 1000 और प्लस 500 रुपये, तो यहाँ पर 1500 हो गया टोटल। तो ये जो 1500 रुपया हो गया ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। इसे हम क्या कहेंगे क्रय मूल्य। ये दुकानदार के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए उदाहरण हमने समझा दिया आप लोगों को यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होती है, तो देखिए दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाती है। इसको उदाहरण से समझना, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखिए दुकानदार द्वारा, दुकानदार जब आप लोग को कोई भी वस्तु बेचते हैं, यानी दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है वह मूल्य क्या कहलाती है विक्रय मूल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो मोबाइल दिया हुआ था ये 1500 रुपये यहाँ पे ये दुकानदार खरीद रहे हैं, और इसी मोबाइल को जो है आप लोग खरीद लेते हैं 1700 रुपये में। आपको जो है 1700 रुपया में क्या कर रहे हैं बेच दे रहे हैं दुकानदार। तो ये जो 1700 रुपया हो गया ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो आप लोग विक्रय मूल्य समझ गए। अब इसी तरह से यहाँ पर समझते हैं बिक्री कर। ये बिक्री कर, इसे हम वैल्यू एडेड टैक्स VAT भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारा एक टैक्स होता है। ये बिक्री कर क्या होता है टैक्स होता है जो सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो देखिए वैट क्या होता है, यह दुकानदार द्वारा वस्तु के विक्रय मूल्य पर ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है एक टैक्स होता है जो दुकानदार द्वारा क्या किया जाता है किसी वस्तु पे। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु में, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग खरीद रहे हैं दुकानदार से, आप लोग मोबाइल क्या कर रहे हैं 1700 में खरीद रहे हैं। 1700 में जो है आप लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, और उस पर मान लेते हैं कि सरकार कह रहा है हमें 5% बिक्री कर चाहिए। सरकार जो है आपसे 5% अगर कह रहा है बिक्री कर चाहिए तो हम क्या कहेंगे 1700 का 5% हम निकाल लेंगे इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य पर लगता है, यानी कि ये जो बिक्री कर लगता है किस पे लगता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है जिस वस्तु को दुकानदार बेच देते हैं जितना में, वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। जैसे ये जो 1700 हुआ ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, दुकानदार इसे बेच रहे हैं 1700 में आप लोगों को। ये 1700 पे क्या होगा 5% इनको बिक्री कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5% हम मान लिए, 10% भी मान सकते हैं आप लोग। तो जितना प्रतिशत, जैसे हम 5% निकालते हैं तो देखिए 1700 का 5% कितना निकलता है 1700 का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से बाहर करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 और बट्टे में प्रतिशत की जगह पर हम 100 लिख देंगे 100। अब इसमें देखिए हम ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट सकते हैं। यहाँ पे कितना हो गया इसमें बच गया 17, और ये सामने सामने क्या होता है गुना होता है। 17 को हम 5 से गुना करेंगे तो 17 पंचे के 85 रुपया। 85 रुपया क्या हो गया 5% निकला है। ये इसका बिक्री कर हो गया। ये किस पर लगता है, ये हमारा विक्रय मूल्य पर लगता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये कितना में बेच रहे हैं दुकानदार मोबाइल को 1700 में। तो 1700 में जब मोबाइल को बेच रहे हैं तो इसमें हमें सरकार क्या कह रहा है, कह रहा है हमें भी चाहिए इसमें बिक्री कर चाहिए हमें, यानी कि VAT यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स चाहिए 5%। तो इसमें हम क्या करेंगे 5% को जब रुपया में निकाले हैं 1700 का तो 85 रुपया निकला है, तो इसमें हम 85 रुपया को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना होता है 1785 रुपया हो जाता है। तो आप लोगों को कितना में मिलेगा यही मोबाइल 1785 रुपया में मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इतना समझ गए। आप लोग समझ गए अंकित मूल्य क्या होती है, बट्टा क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होती है, बिक्री कर क्या होती है। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में
के क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को समझिए, कह रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी छूट देती है। और ये अंकित मूल्य क्या होती है और बट्टा क्या होती है, ये आप लोग को हम बता चुके हैं। अंकित मूल्य वह होती है जिनकी कीमत जो है वस्तुओं पर लिखी या छपी होती है, और छूट यानी कि बट्टा होती है। अब देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग जब दुर्गा पूजा के टाइम या फिर दीपावली के टाइम बाजार जाते होंगे तो उस टाइम में देखते होंगे दुकानदार जो है ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करते हैं, सभी वस्तुओं पे, अगर वो कपड़ा की दुकान है तो सभी कपड़ा पे क्या करते हैं, 10% डिस्काउंट या फिर कह सकते हैं छूट देती है। ठीक इसी प्रकार कोई कोई दुकानदार देखते होंगे 15% छूट देती है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए दुकानदार क्या कर रहे हैं, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, देखिए छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देती है। तो कह रहा है आगे 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो देखिए ग्राहक क्या कर रहे हैं, 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स ले रहे हैं और 2 कमीजें ले रहे हैं, जिनमें से देखिए प्रत्येक का यानी कि एक कमीज का कीमत है 850 रुपये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 कमीजें ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 850 दूनी का 1700, तो यानी कि 1700 रुपया के ये कमीज ले रहे हैं एक ग्राहक, और 1450 रुपये का एक जीन्स ले रहे हैं। तो कह रहे हैं को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ग्राहक को जो है ये 2 कमीजें और एक जीन्स खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें आप लोग कहिएगा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1450 में एक जीन्स मिल रहे हैं और यहाँ पर 2 कमीज जो है 1700 में मिल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 10% बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पे, यानी कि जितने भी जीन्स ले रहे हैं और ये कमीजें ले रहे हैं उस पर 10% बट्टा भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे आप लोग को समझाएंगे भी, पहले इसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे देखिए एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे एक जीन्स का अंकित मूल्य, एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना दिया है, 1450 रुपया, 1450 रुपया। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया है, 850 रुपया। तो ये 2 कमीज ले रहे हैं, तो देखिए एक कमीज का अंकित मूल्य लिख देंगे पहले, एक कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना है, 850 रुपया, ये 850 रुपया है। इसी तरह से इसमें भी रुपया में लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए ये एक कमीज का मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य, तो यहाँ पे 2 कमीज ले रहे हैं तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे, 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर क्या करेंगे हम, 850 में हम जोड़ देंगे 850 या 2 से गुना कर देंगे, 850 प्लस 850 करें या फिर 2 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 850। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो जाता है रुपया में कितना, 800 दूनी 1600 और 50 दूनी के 100 यानी कि 1700, 1700 रुपया की ये कमीज ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे, बराबर में इनको भी जोड़ देंगे, जीन्स को और यहाँ पे 2 कमीज को जोड़ देंगे इनका मूल्य को। यहाँ पे 1450 प्लस 1700 तो कितना हो जाता है, 17 10 27 4 3150 रुपये, 3150 हो जाता है। ये हो गया इसका कुल अंकित मूल्य। अब देखिए इसका हमें 10% बट्टा मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रहा है इस अंकित मूल्य, सभी अंकित मूल्य पर हमें 10% की बट्टा मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें 10% को घटाएंगे, और प्रतिशत में दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत से बाहर करना है। तो कैसे हम करेंगे इसको हल, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा, बट्टा बट्टा बराबर कितना लिखेंगे, देखिए 3150 रुपया पर 3150 रुपया का 10% हमें बट्टा मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बट्टा निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 3150 का मतलब होता है गुना, और 10 बट्टे में 100, ये आप लोग को बता चुके हम। प्रतिशत से जब भी बाहर करते हैं तो हम क्या करते हैं बट्टे में लिखते हैं 100, और जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं 100 से। तो देखिए इसमें ये 10 से 10 दाएँ के 100, 10 बार में 100, और ये शून्य से ये शून्य डायरेक्ट काट दीजिए। तो इसमें कितना हो जाता है 315 रुपया, 315 रुपये ये हमारा निकल गया बट्टा, 315 रुपये ये हमारा बट्टा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बट्टा यानी डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है 315 रुपया का इतना हमें। तो हम क्या करेंगे अंकित मूल्य में से ये 315 रुपया को घटा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे दे राशि, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दे राशि, दे राशि यानी कि जो राशि उनको देना है हमें, दे राशि। दे राशि बराबर हम क्या करेंगे 3150 में से ये जो कुल अंकित मूल्य है 3150, इसमें से हम घटा देंगे, इनको छूट मिल रहा है 315 रुपया का यानी कि बट्टा मिल रहा है, तो इसको हम घटाएंगे। इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलता है हमें, शून्य, शून्य में से 5 घटेगा नहीं तो 10, 10 में से 5 घटेंगे तो 5, ये बच गया 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, और इसके बाद यहाँ पर है 1,
एक में से 3 घटेगा नहीं, इनसे हम ले लेंगे एक कर्ज, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 11, 11 में से 3 को घटाएंगे 8 3 11, यानी कि 8 हो जाता है और ये बच गया 2, यानी कि 2835 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2835। तो ये 2835 रुपया इनको क्या करना है? कुल भुगतान करना है। इसमें हम लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं अतः, अतः ग्राहक को रुपया में 2835 भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। पूछ रहा था कितना करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 2835 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक टेलीविजन का मूल्य रुपये में 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 2 में कह क्या रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है एक टेलीविजन का मूल्य रुपये में कितना दिया हुआ है? 13,000 रुपया है, और इस पर जो है 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। और ये जो बिक्री कर है ये क्या है? टैक्स है, और ये सरकार द्वारा वसूला जाता है। बिक्री कर आप लोगों को हम बता चुके हैं, यह दुकानदार द्वारा जो है वस्तु के विक्रय मूल्य पर ग्राहक द्वारा लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, ये टैक्स है। तो इस पर जो है 12% का इसको टैक्स देना पड़ रहा है विनोद को। तो कह रहा है उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे हल में, हल कैसे करेंगे इसको। तो देखिए टेलीविजन का मूल्य दिया है 13,000 रुपया, तो लिख देंगे टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य कितना दिया है? 13,000 रुपया, 13,000 रुपया है, और इस पर 12% क्या करना है? इनको बिक्री कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे बिक्री कर, बिक्री कर इसको कितना देना है? 13,000 का 12%, बिक्री कर हो जाएंगे 13,000 का 12%, 12% इनको बिक्री कर देना है यहाँ पर 13,000 का। तो इसको देखिए रुपया में निकालेंगे कितना निकलेगा? बिक्री कर 13,000 का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से बाहर करेंगे तो बट्टे में लिख देंगे 100। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य काट देंगे, अब कोई कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर बच जाता है इसमें कितना? 130। यहाँ पे 2 शून्य कट चुका है तो ये 130 यानी 130 है। 130 को हम 12 से गुना करेंगे, 130 को जब 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे? गुना करिए यहाँ पे 130 को 12 से गुना करिए। देखिए शून्य को हम 2 से गुना करेंगे तो शून्य, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते हैं शून्य ही होता है। 13 दूनी के 26, और यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा 1 3, इस तरह से 0 6 3 2 5 और ये 1, यानी कि 1560 प्राप्त होता है। तो ये हो गया 1560, ये हमारा बिक्री कर हो गया। इस तरह से लिख देंगे बिक्री कर, ये हमारा 1560 रुपया इसका बिक्री कर निकल चुका है। और ये हमें टैक्स देना है, किस पे देना है? ये हमारा 13,000 पे देना है, इस पे हमें क्या करना है? सरकार को टैक्स देना है, ये हमारा बिक्री कर देना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि बराबर क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे 13,000 में क्या करेंगे? 1500। देखिए 13,000 ये जो दिया हुआ है ये मूल्य है, यानी कि कीमत है, टेलीविजन का ये कीमत है, और उस पर हमें देना है कर, बिक्री कर देना है 1560 रुपये। तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13,000 प्लस 1560, इसको जोड़िए। यहाँ पर देखिए कितना होता है? 13,000 1,000 14,560, 14,560 रुपया हो जाता है। ये जो 14,560 रुपया है ये विनोद को भुगतान करना है उनको, दुकानदार को। इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 2 को भी। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि रुपये में 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में कह क्या रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते जो है किसी सेल से खरीद कर ला रहा है। कहने का मतलब है मान लीजिए एक दुकान है जिसपे सेल लगा हुआ है, तो वहां से क्या कर रहे हैं? अरुण एक जोड़ी जो है पहिएदार जूते खरीद कर ला रहे हैं। तो आगे कह रहा है जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। तो यहाँ पर एक जोड़ी जो है ये पहिएदार जूते खरीदते हैं तो उस पर इनको 20% की बट्टे यानी कि छूट मिलती है। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो छूट इनको मिलती थी। तो कह रहा आगे यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है
और यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते का भुगतान कितना कर रहे हैं, 1600 रुपया कर रहे हैं, ये 20% छूट के बाद। तो यहाँ पे आगे कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इससे पहले का बताना, देखिए छूट के बाद इनको 1600 रुपया पे करना पड़ रहा है राशि, तो इनको जो है यहाँ पर छूट से पहले अंकित मूल्य पे हमेशा छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे हल में, देखिए जो हमें नहीं पता रहता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य बराबर एक्स रुपया है, माना कि अंकित मूल्य हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे, अंकित मूल्य बराबर रुपये में कितना है, एक्स है, एक्स मान लिए। तो देखिए एक्स पे हमें इनको क्या मिल रहा है, 20% की छूट मिल रही है। अंकित मूल्य पे हमेशा छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य हम एक्स माने हैं, तो एक्स पे इनको 20% की छूट मिलती है। यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा, यहाँ पर बट्टा या फिर बट्टे लिख दीजिए इस तरह से, बट्टे, बट्टे यानी छूट। छूट कितना पर मिल रहा है, एक्स पे, एक्स पे इनको कितना मिल रहा है, एक्स का 20% छूट मिल रहा है, 20% इनको छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनको हम निकालेंगे, एक्स का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बट्टे में 100, इसको हम काट देंगे पहले, देखिए 20 से काटेंगे, 20 का 20, 20 पंचे के 100, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए एक्स ये और ये एक, तो एक्स को हम एक से सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, यहाँ पर एक्स को एक से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, एक्स बटे में 5, ये हमारा बट्टा निकल गया। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इससे आगे हमें अंकित मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्यों लिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को हम समझाएंगे, पहले एक बार लिख देते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे अंकित, समझाएंगे पहले एक बार लिख देते हैं, अंकित मूल्य माइनस बट्टे, यहाँ पर लिख देंगे बट्टे। अब इसको समझिए यहाँ पर हम क्यों लिखे ऐसा, देखिए यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है, और यहाँ पर देखिए ये जो पे कर रहे हैं ग्राहक 1600 रुपया, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, दुकानदार जो बेचा जाता है सामान वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, जितने रुपये में बेचा जाता है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 1600 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य का स्थान पर 1600 रुपया, यहाँ पर रुपया में लिखेंगे 1600 और बराबर। अब देखिए हमें अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो अंकित मूल्य हम निकालेंगे, तो यहाँ पे अंकित मूल्य को एक्स माने हैं, तो अंकित मूल्य के स्थान पर हम लिख देंगे एक्स और माइनस, और उसमें से हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से हम बट्टे को घटाएंगे, तो बट्टे में हमें कितना निकला, एक्स बटे 5 निकला है, तो यहाँ पर एक्स बटे 5 को हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रुपये में यहाँ पर दिया हुआ है 1600, तो लिख दीजिए 1600 यहाँ पे, या बराबर, देखिए कुछ भी नहीं है तो बट्टे में एक दे करके एलसीएम ले सकते हैं इनको, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 1 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 आएगा, तो देखिए 1 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 को हम एक्स से गुना करेंगे तो 5x, 5x माइनस 5 से हम 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को x से गुना करेंगे तो 1x, तो 1x को हम डायरेक्ट लिखते हैं x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 या का चिन्ह लगाते जाए बराबर, यहाँ पर देखिए ये रुपया है, तो यहाँ पर देखिए 5x में से x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x, और ये बट्टे में 5, तो 5 लिख दिए। हमें x निकालना है यानी कि अंकित मूल्य निकालना है, तो हमें क्या करना है, बाकी का ये जो संख्या है इसको हम इसके साथ लिख लेंगे, या तो x को नीचे ले आएंगे या फिर इनको हम उन साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1600 के साथ, 1600 के साथ, देखिए ये अभी भाग के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में, तो इनको हम जब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या होगा, गुने में आ जाएगा, इनके गुना में 1600 के गुना में 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो 4 है ये x के गुना में इधर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा, या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक एक स्टेप करके आप लोगों को समझा देते हैं, इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे इनको हम सिर्फ लाए हैं अभी, और यहाँ पे ये 4x है तो 4x। अब समझिए, ऐसे नहीं समझ आ रहा था तो ऐसे समझिए, अब यहाँ पर लिखेंगे या, देखिए 1600 गुने 5 लिख देंगे, 1600 गुने में 5, और देखिए अब समझ सकते हैं ऐसे, ये जो 4x का मतलब क्या हो गया, 4 गुने x, और इसी को जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4x, तो इस रूप में तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए x के गुना में है 4, 4 को जब हम इन साइड लाएंगे, बराबर के इन साइड जब लाएंगे LHS में यानी कि बायां पक्ष में लाएंगे, तो ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा ये 4, तो 4 लिख देंगे बट्टे में, और यहाँ पे ये x है तो x उतारेंगे। अब देखिए यही हमें निकालना है, तो देखिए इसमें हम काटेंगे, देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 बार में 16, और ये 2 शून्य तो 2 शून्य उतार देंगे। अब देखिए 400 को हम गुना करेंगे 5 से, तो देखिए ये पूरा कर चुका है, 4 से कर चुका है, अब ये सिर्फ 400 गुने 5 है, तो 400 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे के 20, 20, और ये 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार देंगे बराबर में x। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 2000, 2000, और ये जो x बराबर 2000 निकला है, x किसको माने हैं, अंकित मूल्य को माने हैं, और यही हमें निकालना था, कह रहा था अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अंकित मूल्य हमें, अतः अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 2000 प्राप्त हुआ, 2000 प्राप्त हुआ, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित रुपये 5400 में खरीदा,
वाइट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर जो है 8% वाइट सहित 5400 में खरीदा। कहने का मतलब है ये हेयर ड्रायर क्या कर रहे हैं, 5400 में खरीद रहे हैं, उसमें वैट सहित है। वैट यानी कि बिक्री कर ये सरकार द्वारा लिया जाता है। तो सरकार द्वारा जो है इनको बिक्री कर दे करके जो है ये 5400 में हेयर ड्रायर खरीद रहे हैं। तो उससे पहले का मूल्य आप लोग को बताना है। व्हाइट जोड़ने से पहले जो है उसका क्या मूल्य था हेयर ड्रायर का, वो आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें हल में हम क्या लिखेंगे, जब हमें नहीं पता रहता है तो हमें पता है एक्स मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे माना कि व्हाइट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य एक्स है। यहाँ पे जब नहीं पता रहता है तो हम मान लेते हैं एक्स, तो लिखेंगे माना कि व्हाइट जोड़ने से पहले, या फिर बिक्री कर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर, हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेते हैं रुपया में एक्स है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वाइट लगता है। एक्स का यहाँ पे कितना परसेंट वाइट लग रहा है, 8%। यहाँ पे लिखेंगे वाइट, वाइट वाइट बराबर क्या लिखेंगे, एक्स का। अब ये एक्स का हम क्यों लिख रहे हैं, मैं कह रहा है वाइट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाइट को जोड़ने से पहले जो है हमें नहीं पता था तो हम एक्स माने, तो एक्स है इनका मूल्य। तो इसका यहाँ पर क्या लग रहा है, 8% वाइट लग रहा है। यहाँ पे लिखेंगे इसका हमें नहीं पता है, यहाँ पे एक्स माने और एक्स का 8% बराबर, देखिए एक्स का मतलब गुना 8/100। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए सामने सामने गुना आता है तो गुना करेंगे हम 8 को एक्स से, तो 8x प्राप्त हो जाएंगे, बट्टे में 100 हो जाएंगे। तो ये हमारा वाइट निकला। और ये जो है अभी रुपया में निकला नहीं है, यहाँ पे देखिए ये एक्स निकला है और ये एक्स का मान हमें अभी नहीं पता है। जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान यहाँ पे जब उतार देंगे तो ये हमें रुपया में पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले एक्स निकालेंगे, यानी कि वाइट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए वाइट जोड़ने से पहले का मूल्य हमें नहीं पता था तो हम एक्स माने हैं, तो लिखेंगे एक्स। एक्स में जब हम जोड़ रहे हैं 8% वाइट, प्रतिशत को हम यहाँ पे बदले हैं, वाइट हमारा 8x/100 है, 8x/100 निकला है, 100 और बराबर, बराबर में यहाँ पर देखिए जब इसमें देखिए वाइट जोड़ने से पहले का मूल्य एक्स है, तो हम एक्स में जब जोड़ रहे हैं 8% तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5400 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5400, और ये हमारा समीकरण बन जाता है। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक दे सकते हैं समझने के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100। तो यहाँ पर देखिए एक के पहाड़ा में एक से जब हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 को हम एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे, 100x प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक से हम जब 8x को गुना करेंगे तो 8 ही एक्स प्राप्त होंगे, 8x बराबर में क्या हो जाएंगे 5400। इस तरह से लिख देंगे 5400, या इसी को अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 100x और प्लस में 8x, तो कितना हो जाता है 108x, 108x और बट्टे में ये 100 बराबर में 5400। अब देखिए हमें x निकालना है, तो बाकी का क्या करेंगे, हम बराबर का उन साइड लेके चले जाएंगे। हम इनको यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे एक बार उतार लीजिए इसको, 108x बट्टे में दिया है 100 और बराबर में दिया है 5400, यही है। अब देखिए हमें क्या करना है, 100 को बराबर को उन साइड लेके चले जाना है, तो इसमें बच जाता है 108x, 108x बराबर में, इनको जब बराबर को उन साइड ले जाएंगे तो ये भी क्या है, बट्टे में यानी कि भाग के रूप में है, तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये होगा, भाग वाले गुना में चले जाता है, तो ये गुना में चले जाएंगे, 5400 गुने में 100 और बट्टे में यहाँ पर देखिए, सॉरी अभी बट्टे में नहीं है, यहाँ पे इसको हम रहने ही दिए, एक एक स्टेप दिखा रहे हैं आप लोगों को करके। अब हमें क्या करना है, ये जो 108 दिया है इसको भी हमें हटाना है, हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर को उन साइड ले जाएंगे, तो ये भी गुना में है, बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो इसमें बच गया x और यहाँ पर हो जाएंगे 5400 गुने में 100 और बट्टे में क्या हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। ये अभी इसके गुना में था, x के गुना में, तो बराबर को उन साइड गया तो ये भाग में चला गया। अब इसको हम काटेंगे, इसको हम काटेंगे कैसे, देखिए अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 50 दूनी के 100, इसको 2 से काटेंगे तो 54 दूनी के 108। अब देखिए ये 54 का 54, एक बार में ये 54 कट गया, ये 2 शून्य तो 2 शून्य। अब इसमें यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर, देखिए सामने सामने गुना होता है तो 100 को हम गुना करेंगे 50 से कितना होगा, देखिए 100 को हम 5 से गुना करेंगे तो 500 और इसमें ये एक शून्य है तो शून्य। यहाँ पर देखिए x निकला है हमें 5000, x कितना निकला है 5000 रुपया निकला है। यानी कि यहाँ पर देखिए वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5000 होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे वाइट को जोड़ने से पहले, अतः लिख देना है वाइट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य
5000 होगा, 5000 होगी या फिर होगा, इस तरह से लिख देना। अब देखिए इसमें आप लोग चाहे तो यहाँ पे वैट भी पता चल गया, इससे ऐसे भी पता चल जाता है। इससे पहले देखिए वैट जोड़ने से पहले का मूल्य 5000 और वैट जोड़ने के बाद मूल्य क्या हो जाता है 5400, यानी कि 400 का अंतर है। और इसको निकालना चाहे तो इसमें निकाल कर कब देख सकते हैं वैट, यहाँ पे देखिए 400 निकल जाएगा। 8 एक्स का स्थान पर रखना है 5000, एक्स निकला हमें 5000, 5000 और बट्टे में ये 100 है तो 100, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। यहाँ पे देखिए 50 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8 पंचे के 40 और ये 1 शून्य तो शून्य, तो यहाँ पे देखिए वैट निकला है 400 रुपये। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 5 है ये प्रश्न संख्या 4 की तरह ही है। तो समझिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 4 की तरह ही है। उसमें क्या था, उसमें वैट लगा था और इसमें यहाँ पे जीएसटी है, दोनों टैक्स ही है। इसमें यहाँ पे था कितना प्रतिशत, उसमें शायद 8% था और इसमें 18% है। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे हम जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, यहाँ पे हल में लिखेंगे, नहीं पता है तो हम एक्स मानते हैं, लिखेंगे हल में माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, पहले वस्तु का मूल्य बराबर क्या हो जाएंगे, वस्तु का मूल्य x रुपया हो जाएंगे। हमें नहीं पता है तो x मान लेंगे, यहाँ पे x हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीएसटी दिया 18%, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जीएसटी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए x का जो है 18% जीएसटी लगाने के बाद जो है इनको इतना में मिलता है। यहाँ पे लिख देंगे, हमें नहीं पता था तो x माने, तो x का जो है 18% जीएसटी लग रहा है, यहाँ पे लिख देंगे हम x का 18% और प्रतिशत से इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, x का मतलब गुना 18/100। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम वैसे ही छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना करके डायरेक्ट, या काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। x को हम 18 से गुना करेंगे तो 18x हो जाएंगे और बटे में 100 तो 100 लिख देंगे। ये हमारा जीएसटी हो गया इनका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य हमें नहीं पता है तो हम एक्स माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का यहाँ पे देखिए एक्स पे जो है हमें कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी लगता है। और इसको हम प्रतिशत से बाहर किया तो यहाँ पे निकला है कितना 18/100। तो हम यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे, जब यहाँ पे हमें नहीं पता था तो एक्स माने, तो एक्स में जब हम 18% जोड़ते हैं प्रतिशत से बाहर किया तो यहाँ पे निकला है 18x, तो 18x/100। इसको जब जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे 1239 रुपया में खरीदी गई, यहाँ पे 1239 प्राप्त होता है, 1239। अब ये समीकरण बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक दे करके इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे तो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 को हम x से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 18 से गुणा करेंगे तो 18x बराबर 1239 है, 1239 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए, 100 में 18 को जोड़ेंगे तो 118x हो जाएंगे, 118x और बटे में ये 100 है तो 100 लिख देंगे, और बराबर में ये 1239 है, 1239। हमें x निकालना है तो बाकी काम क्या करेंगे, संख्या वाले को उन साइड लेते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पहले एक एक स्टेप करके दिखा देते हैं, 118x, या फिर चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, अभी भाग में तो, और ये भाग में आ जाएगा जब गुना में, x के गुना में है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 100 जो है बराबर उन साइड जाता है तो क्या होता है, बदल जाता है चिन्ह इसका, गुना वाले भाग में, भाग वाले गुना में, जोड़ वाले घटाव में, घटाव वाले जोड़ में हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1239 गुने में हो जाएंगे 100। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 118, यहाँ पे x है तो हमें क्या करना है, x निकालना है। तो x निकालना है तो क्या करेंगे, 118 को बराबर को उन साइड लेके चले जाएंगे, ये अभी गुना में तो उन साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1239 गुने 100 बट्टे में, ये भाग में चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 118। अब इसको हम काटेंगे। अब काटेंगे कैसे, इसको देखिए, इसको काट करके देखिए, इसको हम काटते हैं जैसे 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 50 दूनी के 100 और 9 दूनी के 18, यानी कि 59 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। और इसके बाद देखिए 59 से हम इसको काटना चाहें, 59 से इसको काटेंगे तो देखिए 59 दूनी के कितना हो जाता है,
59 दूनी 118 हो जाता है। यहाँ पे 118, यहाँ पे 123 में से 118, 59 दूनी के 2 बार में लिख दीजिए। और यहाँ पे 123 में से 118 को घटाएंगे तो 18 5 23, यानी कि 5 और 5 पर 9 59, तो 59 है का 59। यहाँ पे 21 बार में आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 से 50 को गुना करेंगे, सामने सामने गुना होता है, तो x बराबर कितना हो गया, 21 गुने 5, 21 पंचे 20 पंचे 100, 1 पंचे 5 यानी कि 105 होता है, 105, और ये शून्य तो शून्य उतार देंगे, यानी कि x बराबर कितना निकला है, 1050 निकला है। और ये हमारा क्या था, जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य था x, तो यहाँ पे x निकला है 1050, तो हम लिख देंगे। यही हमें निकालने के लिए कह रहा था जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः लिख देना है जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 होंगे, इस तरह से लिख देंगे होंगे। तो प्रश्नावली 7.2 खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्नावली 7.3 को। देखिए प्रश्नावली 7.3 जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे इनका सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 का पावर, या फिर कह सकते हैं घात में समय। यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए मिश्रधन के स्थान पर आप लोग ए लिख सकते हैं। अब ए क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए मिश्रधन हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट, और अमाउंट का पहला लेटर यानी कि अक्षर होता है ए। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए मिश्रधन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट का पहला लेटर यानी कि अक्षर क्या है, ए है, तो हम इसे ए से सूचित करते हैं। मिश्रधन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बराबर मूलधन, मूलधन अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का पहला लेटर यानी कि अक्षर क्या है, पी है, तो हम यहाँ पर मूलधन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटू में 1 प्लस दर, दर इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट, और रेट का पहला लेटर क्या है, आर, तो हम इसे हम आर से लिखते हैं, आर यहाँ पे लिखेंगे, और बट्टे में 100। और यहाँ पर देखिए समय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, तो यहाँ पर टाइम का पहला लेटर क्या है, टी, यहाँ पर टी या फिर एन लिख सकते हैं इसके स्थान पे, तो यहाँ पर हम लिख लिए यहाँ पे एन। तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही समान है। जहाँ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे समझा भी दिया है। यहाँ पे देखिए ए का मतलब हो गया मिश्रधन, पी लिखा हुआ उसका मतलब हो गया मूलधन, आर का मतलब हो गया ब्याज की दर या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं दर, और यहाँ पर टी या फिर एन रहे तो उसका मतलब होता है समय। यहाँ पर जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए इसमें ए दिया है, तो ए का मतलब समझ जाइए मिश्रधन है। यहाँ पे देखिए पी दिया है, पी का मतलब समझ जाइए मूलधन है। यहाँ पे देखिए आर, आर बराबर क्या है, ब्याज की दर यानी कि दर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो एन है, एन या फिर टी रहे तो उसका मतलब हो गया समय। यहाँ पे इतना आप लोग को याद रखना है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए यही सूत्र जो है, इसी सूत्र पे जो है प्रश्न 1 2 3 हल होगा। तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पहला ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और दूसरा ज्ञात करना है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है 5% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 5% से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या दिया हुआ है 54,000। तो कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको हमें ज्ञात करना है। 2001 में जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसमें यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या दी हुई है, और 2001 और 2005 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इन सूत्र पे हल करेंगे। यहाँ पर समझिए ये जो सूत्र है प्रश्न संख्या 1 2 3 जो है इसी सूत्र पे हल होगा। इसमें देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पे इनके पावर या फिर घात कहे तो समय। यहाँ पर देखिए इस स्थान पर, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर चाहे तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मिश्रधन, ये जो इसमें देखिए कौन कौन चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। देखिए पहला हम मिश्रधन लिख देते हैं, पहला हल करते हैं, पहला प्रश्न पहला का पहला नंबर हल करते हैं। तो देखिए हल जो कर रहे हैं तो इसमें हम मिश्रधन यहाँ पर लिख देंगे, मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि इसे हम ए से सूचित करते हैं, तो ए भी लिख सकते हैं, ए बराबर। यहाँ पर देखिए इसमें मिश्रधन दिया है या नहीं, इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहला नंबर हल कर रहा है, यहाँ पे वर्ष 2001 में जनसंख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2003 में जनसंख्या दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2003 से ये 2000 पहले आता है, 2001 या बाद में आता है। तो आप लोग अवश्य समझ सकते हैं, यहाँ पर 2003 से जो है 2001 पहले आता है।
तो पहले आता है, तो पहले वाला हमेशा क्या होता है, यहाँ पर मूलधन होता है, और बाद वाली जनसंख्या क्या होती है, हमेशा मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर देखिए बाद वाली जनसंख्या दी हुई है, यानी कि 2001 के बाद आती है 3, 2003 वाली जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है 54,000। ये जो 54,000 है ये हमारा क्या हो जाएंगे, मिश्रधन हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 54,000, ये हमारा मिश्रधन होगा। इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा में मूलधन। मूलधन जो जो दिया है पहले आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए मूलधन, मूलधन यहाँ पर हमें दिया नहीं है, 2001 में जो जनसंख्या निकालेंगे वही इसका मूलधन होगा। मूलधन हमें नहीं पता है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। मूलधन यानी कि इसको हम पी से सूचित करते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं, इनको वैसे ही लेने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमें दर और समय ये दोनों पता करना है। तो दर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5% वार्षिक दर, यानी कि प्रति एक वर्ष क्या हो रहा है, 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लिख देंगे दर, दर, या फिर इसे हम आर से सूचित करते हैं तो आर भी लिख सकते हैं दर के स्थान पे, 5%। और समय देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समय, कॉमा लिख देंगे समय, समय बराबर, समय देखिए इसमें कितना हो जाएंगे। देखिए हम 2001 की जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं, और किससे हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 2003 के अनुसार ज्ञात कर रहे हैं। देखिए 2003 में जनसंख्या दी हुई थे, इन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा, तो इसके अनुसार हम ज्ञात कर रहे हैं इसे। तो देखिए 2003 में दिया हुआ है और 2001 में ज्ञात करना है, तो इनके बीच कितना अंतर है। तो देखिए 2001 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2003, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है इन दोनों के बीच। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समय में कितना, 2 वर्ष लिख देंगे। यहाँ पर समय में लिख देना है 2 वर्ष। अब इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पर मिश्रधन को पहले लिख दिया, तो किसी ने यहाँ पर पहले मूलधन को लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पर देखिए हमने पहले मिश्रधन यहाँ पर लिखा है, इसके स्थान पर आप लोग चाहे तो पहले मूलधन भी लिख सकते हैं, दर जैसे इसके पहले भी लिख सकते हैं, समय जैसे यहाँ पर इसके बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये उलट पुलट हो सकता है, मिश्रधन यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मूलधन यहाँ हो सकता है, समय यहाँ हो सकता है, ऐसे उलट पुलट हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतना हमने लिख दिया, मिश्रधन, मूलधन, दर, समय, इतना हमें इसमें पता चल चुका है। अब हम इन सूत्र को एक बार लिख देंगे, इन सूत्र को इसमें लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, यानी कि घात में समय। अब देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए मिश्रधन, मिश्रधन हमें दिया हुआ है 54,000, तो मिश्रधन के स्थान पर क्या लिख देंगे, 54,000, 54,000 बराबर मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है, यानी कि 2001 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को वैसे ही लिख देंगे। मूलधन के स्थान पर मूलधन लिख दीजिए, या फिर पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं मूलधन, मूलधन, इस तरह से लिख दिए। 1 प्लस दर, दर कितना दिया है, 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, दर के स्थान पर लिख देना है 5, और बट्टे में ये 100 है तो 100 लिख देंगे, और इनके पावर में समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे इनके पावर में 2 वर्ष, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए 54,000 है, 54,000 लिख दीजिए इस तरह से, और बराबर में मूलधन, मूलधन। अब इसमें हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इसमें हो जाएंगे 105/100। अब कहिएगा 105/100 कैसे होगा, तो देखिए इसको हम एक स्टेप यहाँ पे पीछे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक है, तो एक यहाँ पे देंगे, और इनका 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएंगे। 100 आप लोग कहिएगा जो 105/100 कैसे आया, तो उसी को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 100, तो देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। तो 100 से हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ये जो 1 है इसको हम गुना करेंगे, 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 100, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये 100 से हम 100 में भाग देंगे, 100 से 100 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेंगे, तो एक बार में कटेंगे। 100 से 100 में भाग देंगे एक बार में, तो एक को फिर हम क्या करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे, तो एक को 5 से गुना करेंगे तो 5, और इनके ऊपर घात 2 है, घात 2 लगाइए। अब फिर से यहाँ पे लिख देंगे 54,000। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, या का चिन्ह लगाते चले जाइए, इस तरह से या का चिन्ह लगाते जाइए, बराबर मूलधन, मूलधन इस तरह से लिख देंगे, और इंटू में देखिए 100 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 105, 105, और बट्टे में ये 100 है तो 100 ऐसे लिख देंगे, और इनके ऊपर घात है 2। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको पावर यहाँ पे दिया है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 54,000 है, लिख दीजिए 54,000 बराबर मूलधन, मूलधन, और यहाँ पर देखिए इसके पावर है, पावर इनको हटाएंगे, पावर से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये गुना में हो जाएंगे, 105/100 गुने 105/100। अब कहिएगा इसको हमने 2 बार क्यों लिख दिया, तो देखिए इनके पावर यानी कि इनके घात में देखें तो 2 है, 105/100 के घात में 2, यानी कि ये 2 बार है। 105/100 क्या है, 2 बार है, इसका मतलब हो गया।
यहाँ पर हमने 2 बार इसी को लिख दिया। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन को क्या करेंगे, हम इधर लेके आ जाएंगे। अब मूलधन को जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मूलधन मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 54,000, ये ऊपर लेके जाएंगे इन संख्याओं वाले के साथ, तो यहाँ पर 54,000 और गुने में यहाँ पर ये क्या होंगे, पलट जाएंगे। ये भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं क्यों पलट जाएंगे, ये हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ आना। गुना में 100 गुने 105। अब कहिएगा यहाँ पर हमने इसको पलट के क्यों लिखा है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इसका हम एक स्टेप यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहे हैं, इससे पहले का स्टेप समझा रहे हैं इसमें, यहाँ पर समझिए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये संख्या वाले है, यहाँ पे इनके साथ लिख देंगे 54,000 के साथ, और मूलधन जैसे है उनको वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 54,000 है, 54,000 लिख देते हैं। और इसको देखिए हम ये जो दिया हुआ है इनको हम बराबर के इस साइड ले जा रहे हैं, तो जब भी बराबर के इन साइड लेके जाएंगे, यानी कि बायां पक्ष वाले को दायां पक्ष ले जाए या फिर दायां पक्ष वाले को बायां पक्ष ले जाए, तो क्या होता है ना कि गुना वाला भाग में चला जाता है और भाग वाले गुना में चले जाता है। तो देखिए 54,000 है, 54,000, और इसी के साथ हम इसको जो है ये बराबर के इन साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये गुना है तो गुना में लगाइए, और यहाँ पर देखिए ये जो है अभी इनके बट्टे में यानी कि भाग में है, ये गुना में चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे 54,000 के साथ में। और ये देखिए ये 105 ये गुना में है, यहाँ पे तो गुना में है तो इधर आया है, बराबर के इन साइड आया, 54,000 के साथ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये इसमें सिर्फ मूलधन बचा है और इनको हम बराबर के इन साइड लेके आ रहे हैं, 54,000 के साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पलट जाता है, यहाँ पे 105 हो गया नीचे। इसके बाद ये गुना है तो गुना लगाइए, और यहाँ पर देखिए ये भाग में यानी कि बट्टे में, ये ऊपर चले जाएगा, पलट जाएगा, बराबर के इन साइड लेके आए तो यहाँ पे 100 ऊपर हो गया और ये 105 नीचे हो गया, और बराबर में ये मूलधन बचा हुआ इसमें तो मूलधन लिख देंगे, मूलधन। इस तरह से हो गया, और इन्हीं को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए आप लोग कहिएगा इसमें तो यहाँ पर नीचे में है और ये बराबर तो उस साइड है, मूलधन जो है ऊपर है, तो यहाँ पर नीचे मूलधन लिखे और इनको ऊपर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दे यहाँ पे 6 बराबर में 6 3 प्लस 3, तो यहाँ पे इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पर देखिए दोनों तो सेम आना ही हुआ, यहाँ पर 6 बराबर में 6, अब ये 6 अगर पहले लिखे और ये 6 बाद में लिखे, यहाँ पे दोनों बराबर का मतलब ये हो गया दोनों बराबर है जब, तो हम इनको एक दूसरे को जो है पलट सकते हैं। जब दोनों आपस में बराबर रहे तो हम इनको एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन को पलट दिए, यहाँ पे इधर लिख दिए और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले गए। तो यहाँ पे देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, काटेंगे, जो कटने वाला है, तो देखिए इसको हम काट देते हैं। इसको अगर हम 5 से काटें, 5 से डायरेक्ट काट लेते हैं, ये 20 बार में कट जाएंगे। अगर हम 5 से काटेंगे तो इन दोनों को हम 5 से काट सकते हैं। 5 से काटे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10 और ये शून्य है तो शून्य, यानी कि 20 बार, 20 पंचे के 100, और इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 21 बार में, देखिए 5 दूनी के 10 और यहाँ पर देखिए ये 5 है तो 5 का 5 यानी कि 21 बार में। फिर इसको भी इसी तरह से काटेंगे तो 20 और इधर हो गया 21। अब देखिए और कटने वाली है कि इसमें 3 से अगर काटे तो कट जाएगा, 3 सत्ते का 21, 3 सत्ते 21, 3 से काटे हैं तो, और इसको अगर हम 3 से काटे तो देखिए कितनी बार में 54, देखिए 3 एक 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 और 4, 2 पर 4 24, तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में 24, और ये 3 शून्य तो 3 शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 3 से काट सकते हैं इसको, 3 छः के 18, यहाँ पर 6 बार में कट जाएंगे। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते का 21, और यहाँ पे 3 से काटेंगे इनको तो 3 छः के 18, और यहाँ पे 3 शून्य तो 3 शून्य लगा देंगे। अब कहिएगा यहाँ पे हम कौन सी कहाँ पे काटते हैं वो तो समझ ही नहीं आ रहा, तो हमेशा याद रखना काटते कैसे हैं। बट्टे के रूप में इस तरह से तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। अब कहिएगा यहाँ पे कट कैसे गया, ये वाली इससे कैसे कट गया, तो देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए कोना कोनी भी कटता है और बट्टे में भी कटता है। तो जैसे यहाँ से हम यहाँ भी काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऐसे हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से भी काट सकते हैं बट्टे में, लेकिन सामने सामने हमेशा क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने काट दिया। अब देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, अब कोई कटने वाला नहीं है, पॉइंट में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलधन, यहाँ पे से हटाइए इसको और यहाँ थोड़ा सा हटा कर लिख देंगे मूलधन। मूलधन बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये है 6000, यहाँ पे लिख देंगे 6000 गुने 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, और बट्टे में क्या है ये 7, और ये 7 सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। अभी आप लोगों को हमने समझाया 7 गुने 7। अब इनको क्या लिखेंगे, देखिए सामने यहाँ पे देखिए जब भी शून्य वाला रहे तो एकदम आसान होता है गुणा करना। देखिए हमें क्या करना है, संख्या वाले को गुना कर देना है। 6 को गुना करिए 2 से, फिर इन 2 से गुना करिए, 6 दूनी के 12 दूनी के 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। और इसमें देखिए शून्य कितनी बार है वो गिनती कर लीजिए, तो 3 बार इसमें हो गया, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, टोटल 5 बार हो गया। यहाँ पे 3 1 4 1 5, 5 शून्य हम डाल देंगे इसमें और बट्टे में लिख देंगे इस तरह से, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49।
अब इसके बाद क्या करना है, 49 से 24 में भाग देना है। जब 49 से 24 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को प्राप्त होगा, देखिए ये हमने पहले से भाग दे करके देख लिया। अब जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 48,979.59, इसी तरह से आगे भी पॉइंट में आते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट में, और जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो कभी भी 10 होगा, 11 होगा, न कि 11.2 व्यक्ति होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 59 आता है पॉइंट में, यानी कि 59 आता है, तो यानी कि ये 50 से ऊपर है। 50 से जब भी ऊपर रहे तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे 48,979 है, तो 79 के स्थान पर हम लिख देंगे 80। यहाँ पे ये पॉइंट से हटा करके लिख देंगे। और अगर यही 50 से नीचे होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 79। तो ऐसे करना होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें लगभग, इसमें क्या लिख देंगे, पॉइंट में था इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लगभग। यहाँ पे मूलधन बराबर, यानी कि मूलधन, यानी कि 2001 में ये हमारा मूलधन क्या है, ये हमारा 2001 की जनसंख्या है, ये हमारा 2001 की जनसंख्या निकला है, ये हमारा मूलधन हो गया। अब देखिए मूलधन हमें ज्ञात हो चुका है। इसी तरह से हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो निकला है पहला वाला को हल इस तरह से हमने कर लिया। ये वर्ष 2001 की जनसंख्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला है 48,980 के लगभग। अब इसी तरह से दूसरा को हल करेंगे। इसमें आप लोग अगर ऐसे चाहे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मूलधन मूलधन लिखा है, तो आप लोग इसमें एक्स भी मान सकते हैं। वर्ष 2001 में जनसंख्या बराबर एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे मूलधन के स्थान पर सभी जगह क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे भी तब एक्स हो जाएंगे मूलधन के स्थान पर। तो एक्स बराबर इतना निकला, और हम एक्स किसको माने थे, वर्ष 2001 की जनसंख्या को माने थे, तो हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं वर्ष 2001 में जनसंख्या कितना हो जाएंगे, 48,980। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को आसान लगे उस तरह से आप लोगों को लिख लेना। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, इसमें 2005 में जनसंख्या ज्ञात करना है। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, दूसरा नंबर के लिए हल कर दें। अब इसमें भी यहाँ पे लिख देंगे, मूलधन पहले लिखिए या मिश्रधन पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले मूलधन, मूलधन बराबर। अब देखिए मूलधन कितना हो जाएंगे दूसरा के लिए, यहाँ पे इसमें समझिए दूसरा के लिए जो है मूलधन कौन सा हो जाएगा। अब देखिए 2005 में जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, और 2003 में हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए 2005 बड़ा है या 2003 बड़ा है, तो 2005 बड़ा है, यानी कि इनसे बड़ा। इससे पहले देखे तो ये छोटा था यहाँ पे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बड़ा है इनसे। इनसे जब बड़ा है तो यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या हमें पता है यहाँ पे 54,000, और इसी से हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे। इसके लिए हमारा क्या हो जाएंगे, ये मूलधन हो जाएंगे। क्यों मूलधन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर देखे तो पहले था, और इसमें देखे तो बाद वाली है। तो बाद वाली हमेशा क्या होता है, यानी कि बड़ी वाली हमेशा क्या होता है, वो हमारा मिश्रधन होता है। और मूलधन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मूलधन हमेशा याद रखना है छोटा होता है, और मिश्रधन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें इसी में भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो मिश्रधन था, ये मिश्रधन देखे तो बड़ा है, और यहाँ मूलधन देखे तो हमेशा छोटा निकला है। तो मूलधन हमेशा छोटा होता है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मूलधन मारेंगे। यहाँ पे ये जो 54,000 क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे इसके लिए 2005 के लिए। अभी हमने आपको समझाया, बार बार समझिए इसको ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या दिया है 54,000, और 2005 की जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि 2 साल के बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे 54,000 क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे। 2005 में जनसंख्या क्या होगा, तो उससे बड़ा होगा 2003 से, क्योंकि 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, और बड़ा वाला क्या होता है, हमेशा मिश्रधन होता है, और मूलधन हमेशा छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको मूलधन कहेंगे। 54,000 हो गया मूलधन, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन बराबर 54,000, 54,000। अब इसके बाद हम मिश्रधन, यहाँ पर मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन तो हमें निकालना है। 2005 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, या फिर इसमें एक्स भी मान करके लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दर। दर तो आप लोगों को पता है, दोनों के लिए दर समान है 5%। तो दर बराबर लिख देंगे 5%, कॉमा लगाते हुए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हमारा समय, समय इसमें भी दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष क्यों, तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, ये जो दिया हुआ है 2003 में यहाँ पे जनसंख्या, और यहाँ पे 2005 में ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है। 2003 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि 2 साल का अंतर है। तो वही 2 वर्ष क्या हो गया, समय हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय बराबर लिख देंगे 2 वर्ष। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो हल आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसे आप लोग चाहे तो, जैसे हमने एक ही लाइन में लिख दिया, आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन बराबर 54,000, फिर यहाँ से लिख दीजिए मिश्रधन बराबर, नहीं पता है तो वापस से वैसे लिख देंगे, वाट लगा देंगे, दर बराबर लिख देंगे 5%, और समय, ये समय लिख देंगे यहाँ पे 2 वर्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सूत्र पे हल करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मिश्रधन, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन इसको हम छोटा करके लिख देते हैं, ऐसे में बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में।
हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मिश्र धन का स्थान पर लिख सकते हैं ए। यहाँ पे ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय बट्टे यानी कि 100 और इंटू में एन या फिर टी लिख सकते हैं। तो देखिए ए यानी कि मिश्र धन यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, मिश्र धन हमें नहीं पता तो ए को वैसे ही लिख देंगे। ए बराबर निकालना है पी यानी कि मूलधन, याद रखना हमने आपको समझाया हुआ। तो पी प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें दिया 54,000, तो पी के स्थान पर लिख देना है 54,000 इंटू में 1 प्लस आर यानी दर कितना दिया 5%, यहाँ पे लिख देंगे 5 और बट्टे में 100 और पावर में एन ये क्या है समय है, तो समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको हल करेंगे, ये बराबर इसको हल करिए 54,000 इंटू में 1 प्लस, अब इसको हल करेंगे कैसे करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 105 बट्टे में 100, अभी आप लोगों को हम देखा चुके हैं पहला नंबर में कैसे हल करते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो 105 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 105 और बट्टे में ये 100 है तो 100 और इनके पावर में घात यानी कि घात या फिर कहे तो पावर में 2। अब यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेंगे 54,000 और इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं, इनके ऊपर घात 2 है तो इनको हम लिख सकते हैं गुना में, इनको कोष्ठ से बाहर कर रहे हैं तो 105 बट्टे में 100 गुने 105 बट्टे में 100, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर घात 2 लगा हुआ है, इसलिए हम इनको 2 बार लिख सकते हैं 105 बट्टे 100 को। अब इसके बाद हमें ये ज्ञात करना है यानी कि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। अब इसको हल करेंगे, इनको हल करिए, देखिए ये 2 शून्य से इसमें 2 शून्य काट, इसको काटिए 5 से काट देते हैं कितनी बार में 20 पंचे के 100 20 बार में, और इसको हम 5 से काटे तो कितनी बार में, ये सामने सामने हम काट सकते हैं या फिर कोना कोनी इस तरह से भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम काट रहे हैं 5 से इसको, तो कितनी बार में 21 बार में। अब कहिएगा 21 बार में कैसे, तो देखिए 5 से भाग दीजिएगा 105 में, तो 5 दूनी के 10, 2 बार में 10 और इसमें बच गया ये 5, तो 5 एका 5 यानी कि 21 आ गया। अब इसके बाद देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, इसमें देखिए ये 5 से फिर से कट रहा है, यहाँ पे अगर हम 5 से काटें तो 5 चौके 20 5 चौके 20 4 बार में, और इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो फिर इसमें 21 बार में करते हैं, 21 बार में हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 से इसको हम काट सकते हैं, ये जो 4 है 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 से कितनी बार में ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 एका 4, इसमें बच गया 1 और 4, 1 पर 4 14, 4 तिया के 12, 3 बार में 12 2 और 0, 4 पंचे के 20, 5 बार में 20, इसमें 2 शून्य बचा हुआ है, 2 शून्य इस तरह से उतार दिए। इसके बाद उतार दिए, अब इसमें देखिए इधर कोई बचा नहीं है, इधर क्या हो गया, यहाँ पे काटने सर यहाँ पे देखिए ये 2 शून्य नहीं उतारना है आप लोगों को, बस इतना ही बचा, ये 2 शून्य तो कट चुका है, इतना ही बचा, इसमें 540 बचा हुआ है। तो देखिए 4 से काट रहे हैं तो 4 एका 4, 4 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में 4, और यहाँ पर 5 में से 4 को हटाएंगे तो 1, और 1 पर 4 14, 4 तिया के 12, उनसे छोटा लगाना, 4 तिया 12, 3 बार में 12, इसमें बच जाता है 2 और ये शून्य, तो 2 पर शून्य 20, तो 4 पंचे के 20 यानी कि ये 135 होता है, 135 गुने ये 21 और गुने ये हो गया 21। अब इन सभी को गुना कर लीजिए, इन सभी को जब गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 59,535, ये हो जाएंगे इसका आंसर। ये हो गया इसकी जनसंख्या हो गया, ये हमारा ए निकला है, ए यानी कि मिश्र धन निकला है, और ये हमारा जनसंख्या हो गया। यहाँ पे 2005 की जनसंख्या कितना निकला 59,535। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है एक प्रयोगशाला में जो है किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5% यानी कि 2.5% प्रति घंटे, यानी कि हर एक घंटे क्या हो रही है वृद्धि हो रही है संख्या में। तो आगे कह रहा है यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, शुरू में जो है बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, तो 2 घंटे के अंत में यानी कि 2 घंटे के बाद में जो है बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा पहले वाली जनसंख्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया की जो है पहले वाली संख्या दिया हुआ है, और बाद वाली हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले वाली हमेशा क्या होता है मूलधन होता है, बाद वाली हमेशा मिश्रधन होता है। तो मूलधन इसमें दिया हुआ है, उन्हीं सूत्र पे हम हल करेंगे इनको भी, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं मूलधन का मिश्रधन का स्थान पर ए लिख सकते हैं, मूलधन के स्थान पे हम लोग पी लिखते हैं, दर के स्थान यानी कि आर लिखते हैं, और समय के स्थान पे हम लोग एन लिखते हैं, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे, तो हल करने से पहले जो जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया, तो मूल
धन, मूलधन यानी कि P इसमें दिया हुआ 5,06,000, इस तरह से हम लिख देंगे। मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। मिश्र धन हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो इसका स्थान पे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे मूलधन ना लिख करके डायरेक्ट P लिख सकते हैं। P बराबर इतना लिख दीजिए। यहाँ पे मिश्र धन का स्थान पे आप लोग डायरेक्ट A लिख सकते हैं। A बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे हमें नहीं पता है तो वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे इसके बाद दर दिया है 2.5% प्रति घंटे। यहाँ पर देखिए ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 2.5% से प्रति घंटे बढ़ रही है, तो समय भी हमेशा घंटा में होगा। अगर यहाँ पे वर्ष में होगा तो यहाँ भी वर्ष लगेगा, और यहाँ अगर प्रति घंटे में है तो यहाँ भी घंटे में होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दर दिया है 2.5% प्रति घंटे। यहाँ पे समय भी क्या हो जाएंगे, घंटे में। समय क्या हो जाएंगे, 2 घंटे। अब यहाँ पर देखिए तीनों हमें पता चल चुका, इतना पता चल चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सूत्र पे हल करेंगे। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। इसको आप लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मिश्र धन न लिख करके आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर मूलधन का स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस दर के स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं R, और इस पावर में बट्टे में 100 और पावर में समय का स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं N। इस तरह से भी, इतना न लिख करके डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें निकालना है, दिया नहीं है, तो ए बराबर लिख देंगे। P हमें दिया है, P दिया है 5,06,000, यहाँ पर हम लिख देंगे P यानी कि मूलधन 5,06,000, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद इंटू में 1 प्लस दर दिया है 2.5%, यहाँ पर 2.5 लिख देंगे, और बट्टे में 100, और इनके पावर में n यानी कि समय दिया है 2 घंटे, इनके ऊपर लगा देंगे घात यानी कि पावर लगा देंगे 2। अब इसमें देखिए इसको हल करिए, यहाँ पर लिख देंगे 5,06,000 इस तरह से, और इसमें देखिए इसको पॉइंट से हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे इसको पॉइंट से बाहर किए हैं, यहाँ पे ये होगा 25, और यहाँ पे ये 100 है तो 100, और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। देखिए इसमें हम पॉइंट्स को हटाए तो पॉइंट का स्थान पर हम क्या करेंगे, बट्टे में, पॉइंट का स्थान पर गुना में लिख देंगे 1, और यहाँ पे देखिए इसमें कितना संख्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक संख्या 5, तो एक शून्य डाल देंगे, इस तरह से लिखेंगे, और इनके ऊपर घात है 2 तो लगा दीजिए 2। ये बराबर में 5,06,000 इस तरह से लिख देंगे, और इसके बाद इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1025 बटे में 1,000। यहाँ पे 100 को हम 1000 से गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएंगे इस तरह से, और इनके पावर में 2। अब कहिएगा ये कैसे आ गया, ये आप लोगों को अभी हो सकता है नहीं भी समझ आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, तो यहाँ पर समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 प्लस में यहाँ पे 25, और बट्टे में 100 को हम 10 से गुना करेंगे तो 1,000, तो 1,000 हो गया। और इसको जब हम इसमें इस तरह से आया हुआ है तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। इसको हम, इसके पावर में 2 है तो एलसीएम लीजिए, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1, तो इसको देखिए यहाँ पे 1 और 1,000 कैल्शियम लेंगे तो 1,000 आएंगे। अब देखिए 1 से हम क्या करेंगे, 1,000 में भाग देंगे तो 1,000 बार में कटेगा, तो 1,000 से हम क्या करेंगे, इस 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 1,000 प्लस में ये जो प्लस का चिन्ह है यानी कि जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और 1,000 से हम 1,000 में भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएंगे। 1,000 से 1,000 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से हम क्या करेंगे, इस 25 को गुना करेंगे, तो 1 को और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 से होगा। यहाँ पे देखिए 1,025 आ गया, इन्हीं को अब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है इस तरह से, इनके पावर में 2। यहाँ पे देखिए इनको जब हल करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1,025 लिख सकते हैं, और बट्टे में 1,000 लिख सकते हैं, और इनके पावर में 2। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इतना ना लिख करके डायरेक्ट हमने इस तरह से लिखा हुआ था। अब इसको हल करें तो यहाँ पर ए बराबर में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ए बराबर में क्या लिख सकते हैं, 5,06,000, और इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं, गुना लिख दीजिए, इस तरह से गुना करेंगे, और इसको देखिए 2 बार लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि इनके ऊपर घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1,025 बट्टे में 1,000, और गुने 1,025 बट्टे में 1,000, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ए बराबर ज्ञात करना है, इनको हम काट लेंगे जो कटने वाला हो। यहाँ पे देखिए 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, अब बाकी का जो कटने वाला है वो काटिए। इसको हम देखिए यहाँ पे काट देंगे कितना से, अगर हम 25 से काटें तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 4 बार में 100, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। अब इसको अगर हम 25 से काटें तो देखिए 25 चौके 100, और यहाँ पे 102 है तो 102 में से 100 को घटाएंगे तो 2 और 5, तो 25 से का 25 यानी कि 41 बार में कट गया, 41 बार में, और ये 40 बार में। अब देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, इसमें देखिए हम इसको हम अगर 5 से काटें तो 8 पंचे के 40, 8 बार में, 5 अट्ठे के 40, और इसको हम अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा,
5 दूनी के 10 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि संख्या 5 से छोटा हो जाता है तो एक संख्या और लेंगे, यानी कि ये भी 5 ले लेंगे तो 25 हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शून्य डाल देंगे और 5 25, यानी कि 205 बार में कट गया। अगर ऐसे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है काट कैसे रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम दिए ना, यहाँ 5 से भाग, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें 5 से भाग दीजिए इस तरह से। जैसे अगर ऐसे नहीं भाग देना आता है 5 से आप लोगों को देना है भाग इसमें 1025 में, 1025 में ऐसे दीजिए। तो देखिए 5 दूनी के 10, 2 बार में 10 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये 2 उतारे हैं, तो 2 उतारे ये 5 से छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ये भी संख्या ले लेंगे, एक संख्या और बढ़ा देंगे, ये 5 लिखते हैं इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या जो बढ़ाएंगे फिर से, तो इसके लिए हमें शून्य डालना होता है यहाँ पे। तो देखिए 5 है 25, अब ये 5 है 25, 5 से भाग देंगे 25 में तो 5 बार में ये कट चुका है, तो यही 205, यही 205 हम लिखे। इस तरह से भी आप लोग भाग दे सकते हैं अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं, अगर हम इसको 8 से काटे डायरेक्ट तो ये 8 से नहीं कटेगा। देखिए 8 छक्के 48, 2 और 6, 2 पर 6 26 होता है, तो 8 के पहाड़ा में 26 आता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से काट, सॉरी 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो ये इनका आधा हो जाएंगे, 2 से कट सकता है, 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और इसको हम 2 से काटेंगे, ये तो 3 शून्य कट चुका है। इसमें देखिए 506 है, इसका आधा कितना हो जाएंगे, देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे यानी कि, तो देखिए 5 में तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें बच जाता है 1 और ये शून्य, 1 पर शून्य 10 होता है, तो 2 पंचे के 10 और ये 6 है तो 2 तिया के 6, यानी कितना आता है 253 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर, यहाँ पे देखिए सामने सामने गुना होता है, बाकी का अब कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे सामने सामने डायरेक्ट गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 253 और ये गुना कर देंगे 205 से और गुना कर देंगे ये 41 से, और बट्टे में ये 4 बचा हुआ है, 4 लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर लीजिए, इन तीनों को गुना करना है। तो वीडियो को स्किप करके हम इनको गुना कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग भी गुना करके आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हमने गुना किया है, यहाँ पे देखिए वीडियो को स्किप करके गुना किया इसको, तो यहाँ पे आया हमें 21 26 465, और बट्टे में ये 4 है तो 4। अब क्या करना है, इससे भाग देना है, 4 से इसमें भाग देना है। जब इसमें 4 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिए, सभी में या का चिन्ह लगा दीजिए। जब बराबर एक बार है तो यहाँ पे क्या करना है, इनका या का चिन्ह लगाना है, और इसमें देखिए इसको हल करिए। इसमें जब हम 4 से भाग देंगे इतना में, तो यहाँ पे आ जाएंगे 53 16 16 पॉइंट में 25। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आया है, तो देखिए बैक्टीरिया की संख्या पॉइंट में तो होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया है 25, यानी कि यहाँ पे इसको 25 पढ़ना नहीं है, पॉइंट के बाद हमेशा क्या करते हैं एक एक संख्या करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहेंगे इसको 25, तो यहाँ पे 25 यानी कि हमने क्या बताया, पॉइंट के बाद कम से कम 5 जीरो से ऊपर होना चाहिए, 5 जीरो से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक संख्या बढ़ा करके लिख देंगे, और उनसे छोटा हो तो हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे जैसे ये है। यहाँ पर हम लिख देंगे इनको क्या, ए बराबर लिख देंगे, ये पॉइंट वाले को हटा दीजिए यहाँ से, वैसे ही छोड़ दीजिए। इसमें लिख देंगे डायरेक्ट 53 16 16, इसके लगभग में लिख देंगे क्योंकि ये पॉइंट में लगा हुआ था। इस तरह से ये हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 3 में क्या रहा है, प्रश्न 3 को समझिए। कह रहा है एक स्कूटर जो है 42,000 रुपये में क्या किया गया, खरीदा गया है, जिसमें यहाँ पे देखिए कह रहा है 8% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 8% से इसके मूल्य का अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी कि कम हो रहा है, 8% जो है इसके मूल्य में जो है कमी आ रही है, यानी कि घट रहा है इसका मूल्य 8% से। तो कह रहा है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ ये स्कूटर का मूल्य, ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा या मूलधन होगा। तो हमने आपको क्या समझाया, पहले वाला हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, और बाद वाला हमेशा मिश्र धन होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये हमारा पहले वाला मूल्य हो गया, तो पहले वाला मूल्य क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन के स्थान पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी बराबर दिया हुआ है इसमें 42,000 इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद देखिए दर इसमें दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, दर यानी कि इसको हम आर लिख सकते हैं, दर के स्थान पर लिख सकते हैं आर दिया हुआ है 8%। अब 8% इसमें समझिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, 8% जो है प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि माइनस में हो रहा है, इसका मूल्य में ये कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें माइनस। अब इसके बाद देखिए दर के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया 1 वर्ष, लिख देंगे समय यानी कि एन।
समय का स्थान पर लिख देना एन। एन दिया हुआ 1 वर्ष, 1 वर्ष, वर्ष। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे देखिए पी हो गया, आर हो गया, एन हो गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये निकालना है, ये हमें निकालना है। ये हमें कह रहा है 1 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वर्ष बाद जो मूल्य ज्ञात करेंगे वो हमारा ए निकलेगा, यानी कि मिश्रधन हो गया, ज्ञात होगा। तो ये हमें निकालना है। अब कहिएगा इसमें जैसे हमने यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे एन लिखा, यहाँ पे ए लिखा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम पलट करके भी, जैसे यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, ए पहले लिख देते, ए बराबर हमें निकालना है, पी इसके बाद लिख देते, इसके बाद दर लिख देते, इसके बाद हम समय लिख देते, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पी के बाद आर ही होना चाहिए, या पी के बाद ए ही होना चाहिए, या पहले ए होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सूत्र से इनको हल करेंगे। सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को हम ए से सूचित करते हैं, यानी कि ए लिखते हैं मिश्रधन का स्थान पर, तो ए बराबर मूलधन को स्थान पर हम लोग पी लिखते हैं, तो मूलधन यानी कि पी इंटू 1 प्लस दर यानी कि आर, आर बटे 100 इंटू समय, समय के स्थान पर हम लोग एन लिखते हैं, एन लिख दिए। अब देखिए ए हमें ज्ञात करना है, यानी कि 1 वर्ष बाद मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो वो हमारा ए हो गया, ए, और पी दिया हुआ है 42,000, लिख देंगे 42,000 इंटू में 1 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया है 8%, माइनस 8%, और बट्टे में, सॉरी प्रतिशत नहीं लगाना है यहाँ पे, 8, और बट्टे में 100 है तो 100 लिख देंगे, और पावर में एन, समय, एन यानी कि समय, समय दिया 1 वर्ष, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इनके ऊपर घात में 1। अभी एक को जरूरी नहीं लिखना है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, जब 1 रहे तो यहाँ पे ए हमें निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब देखिए इसको हल करिए, 42,000, और इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमें 92 बटे में 100। इसमें हम चाहे तो डायरेक्ट भी देखिए, इसमें आप लोगों को समझना है, इसमें चाहे तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 8 बटे में 100, क्योंकि प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से इसमें गुना हो जाता है। यहाँ पे सामने सामने आप लोगों को पता है, सामने सामने हमेशा क्या होता है, संख्या रहे तो संख्या भी गुना होता है, या चिन्ह रहे तो चिन्ह भी गुना हो जाता है। तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसको आप लोगों को अगर ऐसे नहीं समझ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 92 बटे 100, तो ये कैसे आया, अगर ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए, यहाँ पर समझा दो 1, और देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह, और ये 8 बटे में 100, 8 बटे में 100, और इसके बाद देखिए इसको जब हल करिएगा तो यहाँ पे इसमें देखिए इनके बटे में कुछ भी नहीं, तो एक दे करके अब इन दोनों का 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया। अब देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, तो 100 हो गया, 1 से हम 100 को गुना करेंगे तो 100, और ये माइनस है तो माइनस, और 100 में 100 भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम 1 से 8 को गुना करेंगे तो 8, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे इनको हल करेंगे तो घात में सभी में है, और इसका स्टेप हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92 बटे में 100 यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से इस तरह से भी आ जाता है, या अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना प्लस, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये प्लस वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए ये अगर प्लस वैसे ही है तो यहाँ पे प्लस वैसे ही रहने दीजिए, और ये माइनस में है 8, माइनस में 8, तो माइनस में 8 यहाँ पे वैसे ही लगा दीजिए, इनको ऐसे पोस्टर लगाइए। अब इसके बाद देखिए यहाँ अगर गुना करें, प्लस माइनस को गुना करें फिर भी माइनस ही होगा, प्लस माइनस चिन्ह का हमेशा माइनस होता है, यानी कि हम इसको एक स्टेप बढ़ा दे सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 100, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस में 8 और बट्टे में 100, फिर भी यहाँ पे देखिए आ जाता है 92 बटे 100, तो कैसे भी करिएगा तो यहीं आ जाएगा 92 बटे 100, तो यह हो गया, इस तरह से डायरेक्ट लिखा है हमने। अब इसके बाद देखिए 42,000 42,000 लगाइए, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम कोष्ठ से बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, कोष्ठ से बाहर करिए तो गुना हो जाएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर घात 1 है तो एक ही बार लिखना है, इसको लिख देना है 92 बटे में 100। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब देखिए सामने सामने, अब देखिए कोई कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सामने सामने गुना कर देंगे, ये बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है 420, 420 गुने 92, यही होगा 420 गुने 92। अब इसको गुना करिए, 420 को 92 से गुना करना है, तो यहाँ पे 42 को गुना कर दीजिए 92 से, और ये शून्य उस पर लगा देना है आप लोग। यहाँ पे इसको जब गुना करिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 38,640, इस तरह से हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे थे, यहाँ पर कह रहा था 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, तो हम कह सकते हैं इसमें, या फिर डायरेक्ट इतना ही पे छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हमारा इसका मूल्य हो गया, या फिर इसमें लिखना चाहे तो इस तरह से आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अतः 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएंगे, 38,640 रुपया, 38,640 रुपया होगा, इस तरह से लिख देना है आप लोगों को। अब कहिएगा यहाँ पे इसमें तो घट गया है, यहाँ पे 42,000 था तो 1 वर्ष बाद बढ़ना चाहिए, तो घट क्यों रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा था, कह रहा था अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे घट गया है। इसका हर एक साल क्या हो रहा है, यहाँ पे 8% जो है बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर दूसरी वर्ष निकालेंगे तो और घट जाएगा,
तीसरी वर्ष और 8% घटेगा। इस तरह से घटते चले जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय